गजब बात। और आई थिंक अगर कोई सुनेगा तो उनकी रूह कांप जाएगी, जो मैंने देखा है। मैं चलिए आपको वो बात बताता हूँ। मैं एथीस्ट था, मैं नास्तिक इंसान रहा हूँ, लेकिन उस इंस्टेंस के बाद मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया बजरंग बली का। वाह, मतलब आप सोचिए कि बजरंग बली ने मुझे आकर बचाया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवांश पॉडकास्ट के 11th एपिसोड में। और आज है हमारे साथ आरजे रिट्स। ये आज अपना खुद इंट्रोडक्शन देंगे और मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, और इनके इंट्रोडक्शन के बाद मैं एक आपको राज की बात बताऊंगा। तो रिट्स भाई, आपका स्वागत है। Thank you so much, Rahul bhai. Thank you so much for coming here. I'm really sorry not coming here. I should say क्योंकि इतनी आदत हो गई है आर्जिंग और पॉडकास्टिंग करने की कि मैं आपके शो में हूँ और मैं आपको बुला रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर आई विल से दैट इंट्रोड्यूसिंग मी टू योर people here, and thank you so much for calling me here in this podcast. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरा सौभाग्य है आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने ही मुझको पॉडकास्ट का आइडिया दिया था आज से 11 साल पहले, आपको अगर याद हो तो। बिल्कुल मुझे याद है। राहुल भाई, ऐसे ऐसे पॉडकास्टिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, या फिर आप देवांश के चैनल से स्टार्ट कीजिए। तो जब से मैं कर नहीं पाया था, मैं बिजी हो गया था थोड़ा चीजों में, तो अब मेरे को टाइम मिला है तो मैंने इस चीज को इस बात को 11 साल हो गए और हम 11th एपिसोड में बैठे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि 11th एपिसोड में हम 11 साल पहले हमने ये सारा डिस्कशन किया था पॉडकास्ट वगैरह का। तो हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में पहले बता दीजिए। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली सर। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली, और मे दिस दिवाली बी फ्रूटफुल टू एवरीवन। Introducing myself, yes, I have been into radio industry as an RJ. I'm an anchor, I'm an MC, I'm a public speaker. And उसके साथ I am also a communication specialist for the corporates, trainer and a singer, voice over artist, book author. बहुत ही talented है। And I think अभी मैं और भी सारी चीजें बट अब याद नहीं आ रही। And ऐसा ही चल रहा है। तो आपकी जो जैसे आरजे रिट्स है, तो ये असली नाम आपका यही है? हाँ, प्रिंस रिट्स है। एक्चुअली रिट्स ऑफिशियली अब है मेरे साथ। रिट्स की कहानी भी क्या है इसकी कहानी? कहीं ऋतिक रोशन बहुत पसंद था मुझे। अच्छा। तो ऋतिक रोशन से मैंने रिट्स कर लिया अपने आप को, और आई थिंक आज इंडस्ट्री में मुझे सब रिट्स के नाम से जानते हैं। और ये सबसे बड़ी, तो बाद में पता लगा था कि आपका नाम प्रिंस है। हाँ, प्रिंस नाम बहुत कम लोग। असली नाम आपका प्रिंस है? मेरा असली नाम प्रिंस है, बट रिट्स नाम आई से कि जो रिट्स नाम है इसके पीछे का राज यही था कि ऋतिक बहुत पसंद था। और दूसरी बात ये था, कहूंगा क्योंकि अब इतना टाइम नहीं मिल पाता, दो आई एम इनटू वाचिंग मूवीज। आपने आर्जिंग कैसे स्टार्ट करी थी? आर्जिंग की कहानी ऐसी थी, इसके पीछे बहुत मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपके अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है, आपको बस पहचानने की जरूरत होती है। हर एक इंसान में टैलेंट होता है मेरे हिसाब से, और इस दुनिया में जो भी आया है ना, वो एक टैलेंट के साथ ही आया, बस उसे पहचानने की देरी है। मैं अपनी स्कूल टाइम में काफी आगे रहता था, हर चीजों में आगे रहता था, और मुझे नहीं पता था उस टाइम तक कि मैं एक आरजे हूँ। मैं बोलता था, एंकरिंग भी करता था स्कूल टाइम में, बट मैं 10th क्लास तक बहुत ही पीछे बैठने वाला लड़का हुआ करता था। मतलब पीछे आपने मुझे बताया कि मैं बड़ा शाई था, मैं बोल नहीं पाता था, और मैं अब आपको देख के हैरान हो जाता हूँ कि आप नॉन स्टॉप टॉक कर सकते हो। मींस यस, मतलब मैं आपको बताऊं कि कैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं शायद छुपा होता है। मैं ये कहूंगा कि जब 10th क्लास के बाद, मैं बात उस समय की कर रहा हूँ जब आज तो सेमेस्टर्स हो गए, आज तो आई थिंक होता है कि भाई सीधे हाफ ईयरली हो जाता है। हमारे टाइम पे होता था फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स होते थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि 10th किया, मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी मेरी। मैथ्स में आप ये समझ लीजिए कि मैथ्स मेरा ऐसा हुआ करता था कि एक लड़की थी मेरी क्लास में, 6th क्लास में, उसने मुझे 93 मार्क्स का दिखा दिया। अगर 7 नंबर का और दिखा देते तो 100 आ जाते मेरे को। अच्छा। तो मतलब मैं मैथ्स में ऐसा रहा हूँ, पर फिर भी मैथ्स से बहुत दूर भागता। आर्जिंग में फिर कैसे आए? आर्जिंग की कहानी ऐसी थी कि मतलब जैसे कहा कि 10th के बाद लोग अपने करियर प्लान्स को चूज करते हैं। उस टाइम पे 2-3 महीने की छुट्टी मिला करती थी, जो अब नहीं है। अब जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। उस टाइम पे था कि 3 महीने की छुट्टी 2-2.5 महीने की होती थी। मतलब बच्चे उस टाइम पे एंजॉय करते थे। 10th के बाद 11th में क्या स्ट्रीम लेना है, सब अब प्लानिंग्स करते थे। उस टाइम पे रिजल्ट्स आना बाकी था। मैं उस समय लग गया। मुझे उस टाइम पे मैंने एक आरजे को सुना था। अच्छा। और उस आरजे को सुन के मुझे लगा यार ये ऐसे ऐसे बात करता है, ये तो मैं भी कर लूंगा। अच्छा। और उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास की। 10th क्लास में उनको सुना करता था मैं।
और जब सुनता था ना तो उस टाइम पे वोडाफोन नहीं चलता था, हच चलता था। मैं बात कर रहा हूँ 2006 और 7 की। हच जो आज वोडाफोन था, उस टाइम उन्होंने ऑफर निकाला मोबाइल के साथ, पग वाला कुत्ता। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे पग वाले कुत्ते ने एक ऑफर निकाला, हच ने एक ऑफर निकाला कि मोबाइल के साथ साथ आपको टॉक टाइम फ्री मिलता था। अच्छा। तो मैं अब उस टाइम पे 9th-10th में आपको पता है स्कूल वाले ना बहुत प्रोजेक्ट्स दिया करते थे, तो अब लोग ग्रुप स्टडी करते थे, तो अपने फ्रेंड के घर चला गया। वहां पर क्या होता था, उसके पास फोन था, फोन मेरे पास नहीं था उस टाइम पे, 9th-10th की बात थी, उसके पास था। तो उसको जो फोन था वो भी दीदी वगैरह का फोन था, उसमें टॉक टाइम मिला करता था। तो अब जब आरजे को सुना ना, तो हमने सोचा क्यों ना, मेरे दिमाग में आइडिया, हम ना रैंडम किसी को भी कॉल कर देते थे, किसी को भी। और मैं फिर पीछे करता था, ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि पीछे कंप्यूटर ऑन कर देते थे, उसमें म्यूजिक चला देते थे। हाय, मेरा नाम है आरजे रिट्स और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, आपको रेडियो स्टेशन से मैं कॉल कर रहा हूँ 92.7 FM बिग FM से। उस टाइम मैं तो ऐसे चालू किया, ये उस टाइम बात करता था। और उस टाइम पे आप सोचिए 9th-10th का एक बच्चा है, वो सुनता था और सुन के वो उसको लगा क्यों ना करे, बहुत इनोसेंट था उस टाइम पे। मुझे लीगल इलीगल फोन किसी को भी घुमा देना नहीं पता था। मैं बात 2007-6 की कर रहा हूँ, 6-7 की। उस टाइम पे हम कर देते, मेरे दोस्तों को भी मजा आता था, और हम किसी भी रैंडम कॉल कर देते थे और वो लोग हमसे घंटों बात करते थे। फिर आज मैं रियलाइज करता हूँ कि आरजे घंटों बात तो करता ही नहीं है। आरजे तो आई थिंक मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट करता था, लेकिन ऐसा होता था कि मैं भी इतना रम गया और उसने मेरा कॉन्फिडेंस बना दिया। अच्छा। और एक बार एक्सीडेंटली राहुल भाई किसी सच में आरजे के पास कॉल लग गया। अच्छा। और हुआ क्या कि उस आरजे ने कहा आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, मैं तो उसी स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप हो कौन? अच्छा। और वहां पर मेरी पोल खुल गई। उसने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हो, ये बहुत इलीगल है, ये है, आप ऐसे कैसे कॉल कर सकते हो। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वहां से फिर मेरे को लगा कि यार ठीक है। फिर 10th आया, फिर 11th में। अब उस टाइम पे मुझे रेडियो ज्वाइन करना था। मतलब मैंने कहा ना, जब बच्चे अपने करियर के लिए सोच रहे थे, मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया, डिसाइड कर लिया था। एग्जैक्टली। और उसके बाद उस टाइम ब्लू लाइन बसें चलती थी और 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए आपके जेब में है ना, इनफ होता था। सही बात। उस टाइम पे ब्लू लाइन बस पे चढ़ के मुझे रेडियो स्टेशन तक नहीं पता होता था और मैं निकल गया और गलती से मैं एक जगह पहुंच गया जिसका नाम था FM हाउस। FM हाउस पे पहुंच के मैं बोलता हूँ, भैया मुझे ऊपर जाना है, मुझे रेडियो स्टेशन बात करने के लिए। भैया ये FM हाउस है, इसका मतलब FM नहीं है बेटा, ये फाइनेंशियल मार्केटिंग हाउस है। और मैंने सोचा कि ये FM हाउस है और मैं वहां पहुंच गया। और मतलब मैं पैदल इतना चला हूँ रेडियो स्टेशन ढूंढने के लिए, कितने मैंने कहाँ नहीं गया। उस टाइम पे एक्टिंग का भी मुझे बहुत सवाल था, एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे लगा मेरे अंदर वो बात है, मैं कर सकता हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 16 घूमा, T सीरीज गया, मैं ऐसे कई जगह गया, मैंने ऑडिशंस दिए, कहीं मेरा एक मॉडलिंग में सिलेक्शन भी हुआ। उसके बाद मैंने कुछ शूट वगैरह भी फिर आर्जिंग करी किसी रेडियो स्टेशन? हाँ, मैंने ऑल इंडिया रेडियो से स्टार्टिंग करी। अच्छा। मैंने रेडियो स्टेशन से स्टार्टिंग करी, धीरे धीरे कई प्राइवेट रेडियो स्टेशन के साथ मैं जुड़ता गया। अच्छा। लोगों को मेरी आवाज पसंद आ गई उस टाइम पे। मतलब मैं आपका शो भी तो आता था एक? हाँ, मेरा यादों का सफर एक शो आता था। फिर मैं एक रेडियो स्टेशन के साथ इनिशियल लेवल पे जुड़ा, जहां पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, हमारा ये अपने आप में एक अनप्लग्ड वर्जन था राहुल भाई। आई थिंक आज अगर हम ये इस पॉडकास्ट में बात करेंगे तो सबको ये शायद एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। उस टाइम पे हमने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट था कि हम गाना चलाते थे, लेकिन गाना ओरिजिनल गाना नहीं होता था। अच्छा। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुला के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते थे, अनप्लग्ड वर्जन, और वो गाना चलाते थे। अच्छा। उनकी आवाज में। वाह। और ये एक रेडियो प्लेटफॉर्म बना। तो मैं बात 2011 की कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में चलता था वो, यूनिवर्सिटी के लिए हमने बनाया था। ये कॉन्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी को इतना फेमस हुआ, एक मेरे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी थी, टैफ। और उनके साथ मिलकर हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि क्यों ना हम अनप्लग्ड वर्जन बनाए और हॉस्टल्स के लोगों को कुछ ऐसा सुना, क्योंकि आज के टाइम, पहले के टाइम ना लोग रेडियो सुनते थे, पहले के टाइम पे FM जो था फोन पे होता था। हमने कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट निकाला। आज भाग दौड़ की दुनिया में आई थिंक सबको पता है कि हम कहीं भी रोकेंगे, पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। अब तो फोन पहले के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कहता रेडियो बंद हो रहा है, रेडियो दोबारा आ रहा है, पॉडकास्ट के रूप में आ गया है रेडियो। आज मैं कहूंगा कि आज यही जमाना है, आज सब चीजें वापस आ रही हैं। लेकिन मुझे उस चीज ने कॉन्फिडेंस दिया, मैंने जो किया उसने कॉन्फिडेंस दिया। मैं मॉडलिंग में गया, एक्टिंग में गया, मैंने आर्जिंग से अपनी लाइफ स्टार्ट की। फिर आपने एंकरिंग भी? फिर मैं एंकरिंग 2011 में मैंने डांडिया नाइट किया। मुझे याद है वर्ल्ड ऑफ वंडर्स में फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने बोला
कि आप एंकरिंग करो। एंड मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे क्राउड अराउंड 2000-3000 का था। रेडियो में बोलने वाला बंदा पहली बार पब्लिक में गया। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, जहां पर मैं जितना कैसा एक्सपीरियंस था कि स्टेज का था नहीं, स्टेज पे मैं हमेशा से रहा हूं, लेकिन मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। मैं बोलूं तो उस टाइम पे मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था कि मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से रेडियो पे बोलता था। वहां पे सिर्फ माइक मेरा दोस्त होता था, दुनिया नहीं होती थी, मैं उनसे बात करता और अंदर थे था। लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया है। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस जहां मैं फंबल भी हुआ। अच्छा। जहां मुझे लगा मैंने क्या किया। और मैं बिल्कुल शर्माता नहीं उस बात को बोलने में कि मुझे इवेंट मैनेजर ने यहाँ तक भी बोला कि यार ये क्या बंदा, आपने किसको बुलाया है। मतलब मुझे यहाँ तक भी बोला, बट मुझे उसने कॉन्फिडेंस दिया राहुल भाई। उसने मुझे सीखा, हमें हर चीज पॉजिटिव, और उससे मैंने आज तक 3,500 शो कर लिए हैं। क्या बात। yes. अब तक मैंने 3,500 शो अक्रॉस इंडिया कर चुका हूँ। मैं स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ा, जी इंडिया के साथ जुड़ा, कलर्स के साथ जुड़ा। ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके साथ जुड़ा। लेकिन आपके साथ मैंने सुना था, आपने बताया भी था कि आप जब शोज करते थे तो कुछ लोगों ने गलत भी किया आपके साथ, के पेमेंट्स नहीं दी या कुछ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आई थिंक इवेंट्स में ये, अगर कोई इवेंट में है और ये चीज बिल्कुल भली बात ही जानते हैं, एंड आई थिंक दे विल रिलेट इट, कि पेमेंट्स रख लेते थे पहले। यूपीआई पेटीएम नहीं होता था। ये थिंग आई थिंक 2016 रेजिस्ट्रेशन के बाद आपने मुझे बताया था राहुल भाई, मैं शो करके आया, देखो पेटीएम। हाँ, मतलब उस टाइम पे 3 महीने हो गए, अब तक पैसे नहीं दिए। एग्जैक्टली। मेरे आज भी राहुल भाई एक मैंने शो किया था 2018 में, बात कर रहा हूँ मैं। वो मैंने कुछ 2-3 शो किए थे उनके साथ। अराउंड पैसे, अच्छे खासे पैसे थे जो आज तक नहीं मिले मुझे। और उन्होंने कहा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमने समझा। लेकिन उसके बाद मैंने यही समझा कि भाई ठीक है, आपको पेमेंट पता क्या होता है। इवेंट इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इवेंट मैनेजर खुद पैसा उनको बाद में मिलता है, वो अपनी जेब से देता है पैसा। और कई बार वो पैसा, अब देखो आपका कोई भी रेट है, फॉर एग्जांपल आई एम चार्जिंग 25,000 और 30,000 फॉर एन इवेंट, बट दे आर टेकिंग 60,000 और मे बी 50,000 ऑफ माइन। दे आर कीपिंग द कट। आई डोंट गिव अ डैम व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट हाउ मच अमाउंट दे आर कीपिंग माइन। मुझे मेरा कट मिलता है, वो हमारी एक बात होती है। नहीं, कहने की बात है, पेमेंट क्लाइंट दे देता है उनको। आप किसी का काम बिना पैसे लिए नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल, आप एडवांस लो। मैं बोलता हूं एडवांस लेके काम करो। आजकल वो देते नहीं है खुद जेब से। एग्जैक्टली, आजकल है ऐसा। आप ऐसा खुद दिल से सोच रहे हो कि यार वो अपनी जेब से दे रहा है। जेब से रिट्स भाई कोई अपने घर से नहीं देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, आपने बात बिल्कुल सही कही कि वो अपने जेब से नहीं देगा। लेकिन मैं कुछ इवेंट मैनेजर्स होते हैं जो करते हैं, लेकिन कुछ कर लेते होंगे, बट अभी ये ना आदत बन चुकी है। मैं सबके मुंह से ये बात पैसे रख लेते हैं, पेमेंट मार लेते हैं, पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आपको ये बताएंगे। लेकिन अभी खुदा मैं कहूंगा भगवान की अच्छे से, और कि आई थिंक मुझे पेमेंट्स मिल रही है। कुछ पेमेंट्स आज भी अटकी हैं 18 की, जो मैं लगाऊं कि कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। कुछ लोगों ने रख लिया। मैं कहता हूँ वो जितना पेमेंट रख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उनका नुकसान। भगवान है यार, सब देख रहे हैं। ये मान लेता हूँ कि कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ में मैंने उनसे कुछ पैसे लिए होंगे, वो चले गए। मुझे वो सुना रहे थे ना कबीर का, कि भाई ये मैं देखिए विश्वास वाली बात मैं बताता हूँ कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, जब किसी से पहली बार मिलते हैं ना, वो ट्रस्ट एक बहुत इनोसेंट चीज होती है। आजकल लोगों के लिए ट्रस्ट बहुत ऐसी चीज है ना राहुल भाई, कि ट्रस्ट जो चीज है, लोगों को लगता है कि ट्रस्ट ही तो है, क्या है, पर ट्रस्ट में अगर टी हटा दो तो रस्ट होता है। वाह, समझ रहे हैं? जंग सिर्फ टी, ट्रस्ट का खेल सिर्फ टी से है। तो आप मुझे ये समझिए कि ट्रस्ट में हम टी हटा के वो रस्ट हो जाता है। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है, कबीर दास का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। इसका मतलब ये है कि एक धागा होता है, रिश्ता एक धागे की तरह है। वो रिश्ता जो है ना, मतलब एक बहुत नाजुक धागा है। हम किसी से मिलते हैं, हमारा वो धागा बनता है, हम जानते हैं, मे भी किसी के थ्रू मिले या कैसे भी मिले, फिर हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का नहीं, हर जगह वो रिश्ता है। बिजनेस में बिजनेस के साथ हो सकता है, दोस्ती के साथ हो सकता है, मोहब्बत के साथ हो सकता है। वो धागा है। अगर एक बार आप उसका विश्वास तोड़ दोगे ना, जुड़े गांठ पड़ी जाए, वो गांठ बन जाएगा। उसके बाद रिश्ता तो रहेगा, लेकिन वो शक रहेगा, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। आप हमेशा सोचोगे, अब इवेंट वाले की बात उठा, वो बोलेगा भाई एक इवेंट है, मैं करूँ पहले पेमेंट करो तब मैं काम करूंगा। तो सिंपल सी बात यही होती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम बहुत है राहुल भाई, लेकिन है कि आप कैसे काम कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। आज जमाना बहुत प्रोफेशनल हो चुका है, दे नो इट। यूपीआई पेमेंट, पेटीएम है,
ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपका पेमेंट आ जाएगा, बट वो ट्रस्ट लेकर व्हाट्सएप लेकर, आजकल आई थिंक आज सब जानते हैं कि डिजिटल एक्ट बन चुकी है, अब उसके आप व्हाट्सएप एंड जीमेल आपका प्रूफ बन ये जाता भी हो है। जाता होगा कि भाई आप जिसके साथ रेगुलर वर्क कर रहे हो, आपको पता है मेरे पास पेमेंट आई जानी है, तो आप बोल देते हो कि कोई बात नहीं परसों कर देना। एग्जैक्टली, नहीं तो आप एक काम करो ना, मैं ये सबको अपने आर्टिस्ट लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा आपके थ्रू राहुल भाई, कि अगर आप किसी के साथ काम करते हो ना जो नए हैं, आप मेल भेजो उनको, मेल के बाद उनसे आप रिवर्ट लो कि यस यू आर कमिंग इनटू माय दिस शो विद दिस अमाउंट एंड विल पे यू एट दिस मच। इतना तो कर सकता है क्लाइंट, पैसा तो नहीं दे रहा, मेल कर दे कि रिटर्न में हो जाए, और वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रूफ है। इवन डिजिटल एक्ट 2000 कहता है कि मेल इज अ प्रूफ, इवन व्हाट्सएप इज अ प्रूफ, आपका वो प्रूफ बन सकता है, आप कोर्ट में साबित कर सकते हो। तो ये चीज काफी काम आ जाती है। तो आप बात मेल पे रखो, हर चीज मेल पे रखो एंड आप प्रोफेशनल रहो। आप देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आर्टिस्ट क्या करता है, मैं नहीं कहता कि ये गलत है, आप सबसे दोस्ती रखो, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको शो तभी दूंगा जब मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। चाहे आप कितने शो फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, लेकिन अगर मैं आपको नहीं जानता हूँ पर्सनली, मैं रिस्क लूंगा। वो बिल्कुल मैं रिस्क लूंगा कि हाँ भाई मैंने तुम्हारी फोटो देखी लेकिन तुम्हें लाइव नहीं देखा है, तो एक डर रहेगा। मैं आजकल तो आप व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो मंगवा लेते हो, देख लेते हो, लेकिन फिर भी एक रिस्क रहता है ना कि एडिटिंग हो जाती है। आजकल तो एडवांस एडिटिंग। तो ये आपको इतने धोए कैसे आते हैं कि आप? नहीं, मैं कबीर दास का बहुत फैन रहा हूँ, तो मैं वही धागे की बात कर रहा था कि वो धागा गांठ रह जाएगा, आप जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ जाओ। ऐसा दुआ सुनाओ ना, जो तो को कांटा बोए तो ही बोए तो फूल, तो ही फूल को फूल है बाकी है त्रिशूल। इसका मतलब है कि, और मेरा ये बहुत मानना है राहुल भाई, कि जिंदगी में ना आप सबका अच्छा सोचो, चाहे आपके लिए कोई बुरा क्यों ना सोचे। वो बुरा सोच रहा है ना, तो बुरा वो अपनी थॉट की वजह से सोच रहा है, उसकी गलती नहीं है। बिल्कुल, वो अपनी थॉट से सोच रहा है। अगर बुरा तब सोचते हैं या तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, अगर बुरा काम कर रहे हो तो वो आपको बोलेगा बेचारा फंस गया, या बेचारा गलत हो गया, या बहुत गंदा इंसान है, वो बुरा बोलेगा आपको, राइट। लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हो और वो आपके लिए कांटा बो रहा है ना, तो आप ध्यान रखना, आप अच्छा करो सर। तो आप सच का ये मतलब है, इनोसेंट रहो। इसका मतलब ये है, जो तो को कांटा बोए तो ही बोए तो फूल। इसका मतलब आपके लिए कोई कांटा बो रहा है ना, आप अच्छा सोचो, आप पीठ पीछे भी उसके लिए अच्छा बोलो, आप बुरा बोलो ही मत। तो ही बोए को फूल है, आप जो बो रहे हो ना, आपको उसका फल मिलेगा। बाकी है त्रिशूल, जो आपके लिए बुरा सोच रहा है ना, उसको उसका फल मिलेगा, आपको आपका फल मिलेगा। मेरा मानना है, पता है, मुझे आज भी याद है, मैं ये चीज किसी को बोल रहा था, वो हंसने लगा। कहते ना, हम गाड़ी में होते हैं राहुल भाई, कई बार होता है कि हम रास्ते में, हम दिल्ली वालों की एक आदत होती है गाली में बात करने की। कोई हमसे तेज चला रहा है तो बीप, मरेगा क्या। कोई हमसे धीरे चला रहा है, बीप, धीरे चल रहा है। मतलब हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, लेकिन जो हम बीप गाली दे रहे हैं ना, आप खुद सोच के देखना, मिरर क्या है, हमारी असलियत है ना, हम सामने देख रहे होते हैं, पर हम जो गाली दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, गाड़ी में बैठ के दे रहे हैं। लोग हंसेंगे शायद हमारी बात सोचकर, ये मेरी थॉट है कि अगर हम किसी को गाड़ी में बैठकर गाली दे रहे हैं ना, तो शीशे से गाली वापस मुझे ही आ रही है। बिल्कुल, मैंने जो गाली दी ना शीशे में, वो वापस मुझे आई है, उसको नहीं लगी, उसने तो नहीं सुना ना। सही बात है, उसने नहीं सुना। यही कहते हैं ना, अपना ही मुंह गंदा करते हैं, अपना मुंह गंदा कर रहे हो, अपनी सोच गंदा कर रहे हो, अपनी थॉट गंदा कर रहे हो, और आप जिसको गाली दे रहे हो, आप अपनी आदत बना रहे हो, क्योंकि उसने गाली नहीं, पता भी नहीं, उसको पता भी नहीं, लेकिन आपकी गाली आप पे वापस आई, क्योंकि आपके उस एम्बियंस ने गाली सुना जो आपके दिमाग में 5 से 10 मिनट तक हावी इससे ये पता लगता है कि आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो। एग्जैक्टली, क्यों करना किसी के लिए, आप अच्छा सोचो सबके लिए। और ट्रस्ट मी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, किसी के बारे में बुरा सोचो ही मत, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि वाइब वैसी बनती है, अगर हम इस कमरे में बैठ के कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, तो इस कमरे की वैसी ही वाइब बन जाएगी। एग्जैक्टली, आप किसी के, आप देखिए ना, मैं कहता हूँ कि हम कभी कभी किसी से मिलते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम कितने साल, 11-12 साल हो गए, हम आज भी मिलते हैं तो कितना खुश होते हैं। आई थिंक इतने घंटे साथ हैं, तब भी हमें लगता है वो कम है, क्योंकि हमारी वाइब मिल गई। हम पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव है, हमारी सोच एक है। लेकिन कभी कभी किसी से मिलके लगता है यार नहीं यार, मतलब उससे मिलना ही नहीं आज के बाद। हाथ मिलाते ही ना आपको मन नहीं करेगा उसको दोबारा बात करने की, फोन उठाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाइब नहीं मिली आपकी। वाइब नहीं, पता है आपको। देखिए, मैं ना जानवरों से बड़ा प्यार करता हूँ राहुल भाई, और मैं कहता हूँ ना कि एक डॉग एक ऐसा एक इनोसेंट सोल होता है ना, जो इंसान को पहचान जाता है। कभी आपने देखा है कि कहते हैं कि इस कुत्ते ने मुझे काट लिया, ये कुत्ता मेरे पर भौंक रहा है, वो स्ट्रेंजर पे भौंकता है, लेकिन तब भी भौंक रहा है जब वो रोज गली से निकल के देख रहा है और उसी पे भौंक रहा है। इसका मतलब वो जानता है कि आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं,
वो आपको पहचान सकता है। Right. वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए राहुल भाई, लेकिन कहते हैं कि गॉड भगवान का रूप होता है, क्योंकि जीओडी और डीओजी में ज्यादा फर्क नहीं है। वो एक ऐसा सोल होता है जो कि आपको सीधे आपको बात करनी है ना, आप मूर्तियों से करो बात। मैं भगवान पे बहुत बहुत श्रद्धा रखता हूँ, मानता हूँ। मैं कभी अथीस्ट हुआ करता था, लेकिन मैंने तो साक्षात भगवान को फील किया है और सामने मैंने टच किया है भगवान को। मैं कभी उसका आपको इंस्टेंस भी बताऊंगा, इंसिडेंट बताऊंगा क्या हुआ था। और आई थिंक ये पॉडकास्ट के मीडियम से मैं बताना भी प्रेफर करूंगा। तो आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके लिए भगवान क्या है? मैंने भगवान को महसूस किया, मैंने सामने देखा है, मानोगे आप बात? और आई थिंक अगर कोई सुनेगा तो उनकी रूह कांप जाएगी जो मैंने देखा है। मैं चलिए आपको वो बात बताता हूँ। मैं एथीस्ट था, मैं नास्तिक इंसान रहा हूँ, लेकिन उस इंस्टेंस के बाद मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया बजरंग बली का। वाह। मतलब आप सोचिए कि बजरंग बली ने मुझे आकर बचाया है, वो भी रियल इंसान बन के। लोग हंसेंगे इस बात पे, मैं आपको चलिए वो किस्सा सुनाता हूँ। मतलब मैं बताता हूँ, मैं बचपन से ही ना बजरंग बली का बड़ा फैन रहा था, बहुत फैन रहा। मतलब ये था कि मैं बचपन में बजरंग बली के लिए, जब बच्चे को होश नहीं होता ना, मतलब ये क्या है, मैं 7-8 साल 9 साल वाली बात बता रहा हूँ, मैं व्रत रखता था उनके लिए मंगलवार। मतलब मैं इतना बड़ा भक्त था कि मम्मी मुझे उनकी फोटो बोलती थी, मजाक मजाक में यहाँ रख दिया, मैं रोने लगता था। तो मुझे याद है कि एक बार ऐसा वक्त आया था कि मतलब 9th-10th में ना आप प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, भगवान से रिश्ता खत्म, भगवान होते नहीं है। मतलब ऐसा ही कुछ हुआ। मतलब प्यार मोहब्बत नहीं कह सकते, मतलब कह सकते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीज आए, लाइफ हुआ, पढ़ाई में चीजें हुई, भगवान से आपने कुछ मांगा। उसके बाद मैंने सोचा ना कि भगवान से मैं कुछ मांगूंगा नहीं, भगवान कभी किसी को नहीं देता, क्योंकि मैंने एक कोट पढ़ा था, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैंने इसलिए सोचा कि जब भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है, तो फिर मुझे भगवान की जरूरत क्या है? मैं अपनी मदद खुद करूंगा, भगवान नहीं है। और इस वजह से मैं भगवान को मानना छोड़ दिया। मेरे दोस्त लोग जाते थे सैटरडे संडेज घूमने, हनुमान मंदिर सीपी में आते थे और मैं पीठ घुमा के बैठता था। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तू भगवान के आगे पीठ घुमा के बैठ रहा है, देख लियो तेरे को भगवान की एक दिन जरूरत पड़ेगी। मैं कहता था मुझे कभी भगवान की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, कभी नहीं पड़ेगी। भगवान नहीं होते, ये अपनी सोच होती है। मैं अपनी हेल्प करता हूँ, जब मेरी मदद मैं खुद ही करता हूँ तो भगवान क्या चीज है। मतलब मैं उस सिचुएशन पे आ गया था। 10th 11th 12th मैंने भगवान नहीं मानी। फर्स्ट ईयर भगवान नहीं माना। सेकेंड ईयर भगवान को मानना कैसे स्टार्ट हुआ? सेकेंड ईयर 3rd ईयर की बात है राहुल भाई। मैं एक रेडियो के साथ जुड़ा था, फरीदाबाद में बहुत फेमस रेडियो है। उनका नाम लूंगा तो आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, उनकी मार्केटिंग हो जाएगी। नाम मतलब तो मैं बताना चाहूंगा कि उस रेडियो के लिए भटकल चौक से जाना पड़ता था। उस टाइम मेट्रो स्टेशन ना से ये आपके बदरपुर तक हुआ। हाँ, बदरपुर तक। अब तो आगे तक, अब तो बहुत आगे तक हो गई। वहां से ऑटो लेकर, क्योंकि अब तो कॉलेज स्टूडेंट है, हमारे पास गाड़ी वाड़ी हो नहीं थी, स्टूडेंट टाइप थे। मतलब बदरपुर से नीचे उतरने के बाद वहां से ऑटो लेकर भटकल चौक से एक ऑटो चलती थी, जो कि तभी चलती थी जब सवारी होती थी, वरना अकेले जाना है तो 200 रुपए पर सवारी लेके जाता था। अरावली रेंज पार करते हुए वो एक कॉलेज तक ले जाता था। आई थिंक मैं मतलब इतना कहना चाहूंगा कि आई थिंक कुछ लोग समझ गए होंगे यहाँ पर जितने बैठे हैं कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। वो एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था जिनका ये स्टेशन था, और फरीदाबाद का बहुत ही मशहूर स्टेशन रहा था, ये है एक्चुअली। तो वहां पर जाने के लिए मतलब आपको प्रॉपर ये पूरा करना पड़ा, स्ट्रगल था, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल था मतलब। और यहाँ बता लीजिए मैं मतलब काफी टाइम रहा हूँ, 8-9 महीने रहा हूँ वहाँ पे, 10 महीने 11 महीने रहा हूँ, मुझे आई थिंक साल भर रहा होगा मैं उधर। तो एक ऐसा कुछ हुआ वहां पर, ये लगा लीजिए रोज का ऐसा था। कभी कभी लोकल ट्रेन पकड़ के, क्योंकि मैं रहता था ईस्ट दिल्ली से ट्रेन तिलक ब्रिज से चलती थी जो कि फरीदाबाद जाती थी। कभी कभी वैसे जाना, बहुत स्ट्रगल था। मतलब मेट्रो से भी सोचना, अब एक स्टूडेंट होने के नाते आप समझ सकते हैं, पेज जेब में पैसे भी देखने पड़ते हैं, बहुत चीजें देखनी पड़ती थी। और आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जहां पर आपकी फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब में है, और यहाँ पे आप एक आर्टिस्ट बनने जा रहे हो। आपने दूसरी जगह चूज की जहां पर आप चाहते हो कि मुझे अलग करना है, तो उसके लिए आपको फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। तो कोई बात, मैं आगे चला, मैं वैसे ही जाता था नॉर्मल। तो मैंने उसमें सुना कि कुछ 1-2 दिन पहले किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था कूद कर। और उसके बाद वहां उस यूनिवर्सिटी में बहुत ना भ्रम कैसे हैं, भूत है, हमसे चैटिंग कर रहा है, ये है। स्टेशन में भी ये बात फैली कि कुछ मैसेज आ रहे हैं, वो बंदा मर चुका है पर उसके चैटिंग हो रही है, उसके प्रोफाइल से कोई कर रहा है और कह रहा है यू आर नेक्स्ट। ऐसे होता था, पता नहीं किसी फ्रेंड ने देख लिया या किसी ने खोल के, मतलब कोई प्रैंक चल रहा होगा उस टाइम पे। 11 की बात बता रहा हूँ मैं, 2011 की बात है ये।
उस टाइम पे हुआ क्या कि अब हूँ तो मैं भी इंसान, अब भगवान को तो मैं मानता नहीं था, लेकिन इंसान होने के नाते जब जरूरत पड़ती थी, और वो जरूरत मुझे उस टाइम आन पड़ी कि मैं लास्ट इंसान था, क्योंकि मैं अपने काम में बड़ा डेडिकेटेड था। सब चले गए, मैं अकेला रह गया। स्टूडियो बंद करना था, और वहां पर था कि कोई होगा एक बंदा और, स्टूडियो बंद करना था और बंद करके जाना था। अच्छा, ठीक है। उस टाइम पे सिचुएशन ये हुई कि रात में सब, वो हॉस्टल भी है वहां पे, और बहुत बुरा केसेस चल रहे थे उधर, मतलब भूत की बात चल रही थी सब। ऐसा कुछ था मतलब होगा रियलिटी में बता रहा हूँ, पर एक डर बन जाता है ना इंसान की बातें करते करते। सही बात है, वैसा दिखने भी लग जाता है। हाँ, तो ऐसा ही मेरे को भी था। और वो जो स्टूडियो था उसको पार करके, बड़े ब्लॉक पार करके आपको गेट तक जाना पड़ता था, और बज चुके थे रात के 10:30। अच्छा। और वो स्टूडियो स्टेशन वहां तक बंद हुआ, मैं अकेला। अच्छा। मैं बाहर निकला तो वो जो भटकल एरिया है ना, वहां पर ना लोग लिफ्ट लेकर भटकल चौक तक जाते थे, लिफ्ट लेते थे। लिफ्ट नहीं मिलता जल्दी, क्योंकि आज कौन किसी इंसान पे विश्वास करेगा, और क्यों आपको देगा लिफ्ट, है ना। तो वो लिफ्ट लेकर आपको जाना पड़ता था, और मैं भी लिफ्ट लेकर सोच रहा था कोई दे दे। और ऐसा कई बार हुआ था कि जब ऑटो नहीं जाती थी तो उस टाइम पे लिफ्ट ले लेते थे। एक था, तो अब रात के 10:30 बजे गाड़ियां तो इतनी आ रही है, लेकिन गुड़गांव से होते हुए गाड़ियां आती है वहां एरिया से, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था, और कोई क्यों देगा। मैं पैदल चल दिया, और वहां पे मैंने सुना था कि झाड़ियों में ना लुटेरे दारू पी के लोग बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं, कहीं कुछ होता है, और आप अकेले कभी भी रात के 9:30 बजे के बाद पैदल मत चलो। और वो इतना लंबा रास्ता है भटकल चौक तक, मतलब आप अकेले अगर चलने लगे तो 1 घंटा तो मैक्सिमम लग जाता है। इतना एरिया। तो अब सोचिए, मैं वहां से चल पड़ा, तो उस टाइम लाइटें थी, गाड़ियों की लाइट दिख रही थी, तो चल रहा था। अंधेरा, वहां पे कोई लाइट भी नहीं है, चारों तरफ खाई है, डेथ वैली भी कहा जाता है उस एरिया को। और आप चले जा रहे हो, और ऐसे करके रास्ता जाता है, और ऐसे एरिया है, तो पैदल आप चल रहे हो, और एक रेंज आता है जहां पर बिल्कुल अंधेरा है। उस टाइम पे मुझे लगा कि अब हनुमान जी का नाम लेना है। उस टाइम एक इंसान है ना, जरूरत पड़ गई भगवान की। उस टाइम पे मैंने हनुमान चालीसा, मुझे बचपन से पूरा आता था, और हनुमान चालीसा मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। राहुल भाई, मेरी मतलब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा होता था, मुझे सपने में भी हनुमान जी दिखते थे बचपन में। उनकी पूंछ दिखती थी, हनुमान जी दिखते थे, एक लाल मूर्ति दिखती थी सपने में, मुझे पूंछ दिखती थी, और पूंछ पे घंटी लगी दिखती थी। मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे दिखता था, ठीक है। और मैं अपने, आज भी ऐसा है ना राहुल भाई, कि मैं ना सपने में पूरी हनुमान चालीसा पढ़ जाता हूँ, मतलब पूरा पढ़ता हूँ, अगर कुछ होता है तो पढ़ जाता हूँ, मैं पढ़ पाता हूँ पूरा। तो ऐसा ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहा था, और जाते और ऐसा डर था कि मैं आपको बता नहीं सकता था। मैंने यहाँ तक भी बोला कि प्लीज कोई मदद मिल जाए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। ऐसे करके एरिया जा रहा है, और बीच में ना एक मंदिर आता है, वहाँ बहुत फेमस मंदिर है, बट वो एरिया के अंदर, वो अरावली रेंज पे वो मंदिर आता है, वहाँ बहुत भीड़ लगती है, लेकिन वो बहुत दूर था। मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिला, और आप मानोगे नहीं, रात के 11:15 बजे एक बुलेट रुकी मेरे आके। मैंने नहीं रोका था राहुल भाई, मैं तो सिर्फ मंत्र पढ़ रहा था। और उस टाइम पे वो जो बुलेट में ना, लंबा चौड़ा होगा 6 फीट का, उसने लगा रखा था हेलमेट। अच्छा। और पंडित का ड्रेस पहन रखा था। आज भी मैं ड्रेस बताऊं, व्हाइट कलर का कुर्ता धोती, और उस ड्रेस पे उसने एक प्रॉपर एक वो जो होता है शॉल टाइप ले रखा था, मतलब वो ग्रीन और रेड कलर का था। उसने मुझे सिर्फ ऐसे किया, और मैं बैठ गया। और जो खुशबू आ रही थी ना, जैसे मैं कैसे बोलूं कि खुशबू जो थी ना, जो पूजा के स्थल पे आती है ना, वो खुशबू आ रही थी। मैं बैठ गया। बैठने के बाद ना मेरे अंदर पता नहीं क्या वो एक ठंडक सी महसूस हुई मुझे, जैसे मैं बता नहीं सकता कैसा ठंडक था मुझे, क्योंकि ये आई थिंक ठंड के टाइम की बात होगी, जो मुझे जहां तक याद है। मैं बैठ गया, और पूरे रास्ते ना उन्होंने मुझसे बात की, ना मैंने उनसे बात की, और बुलेट पे चल रही, दुक 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 बुलेट चल रही है। मैं उनके पीछे बैठा हूँ, ना उन्होंने मुझसे पूछा कुछ, ना मैंने उनसे पूछा कुछ, ना ही मैंने अपना रास्ता बताया, ना उन्होंने पूछा। और मुझे जो खुशबू आ रही थी ना, आगे वो फ्रीज हो गए एकदम। मैं फ्रीज भी नहीं था, मुझे खुशबू पूजा की आ रही थी, पूजा की। मैं समझ के पंडित हैं, आ रही होंगी। मैंने ऐसी पर्सनालिटी मैंने आज तक देखा नहीं था, वो लंबे चौड़े जो पर्सनालिटी थी। मंदिर आ गया, मंदिर से भी वो आगे चल दिए। मुझे लगा वो वहां पे मुझे उतार देंगे। मुझे उन्होंने भटकल चौक पे रुके, ऐसे किया, मैं उतरा, और मैं ऐसे करके मैं थैंक यू बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो ऐसे मुड़ के कहाँ गायब हो गए मुझे पता भी नहीं चला। और मैं फिर पैदल गया। आज बात को 2011 से 2022 है। मैं जिनसे भी मिलता हूँ ना, कहते हैं कि भगवान को मैंने महसूस किया, सामने देखा। और जय बजरंगबली। मैं कहता हूँ कि आज भी मुझे बहुत खुशी मिलती है
कि मतलब भगवान हनुमान तो जी, आज भी यही बोला जाता है हनुमान जी जिंदा है, इधर ही है, मतलब वो आप तो कभी मर ही नहीं मानोगे सकते ना। मतलब मैं अभी बोलते हुए हाँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं हाँ। अभी भी वो फील करके उनको ही वरदान मिला था ना कि आप अमर हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, मतलब मैं सोच के भी ऐसे बताता हूँ कि आज भी मैं थैंक्स बोलता हूँ। मुझे पता नहीं वो क्या शक्ति थी, वो इंसान थे, ये शायद इंसान के रूप में भगवान थे, बट मैं बहुत आपने प्राउडली फील बोलता किया हूँ, उससे। मैंने सामने बैठ के आया हूँ, मुझे आज तक नहीं पता चला। उन्होंने ना मुझसे कुछ पूछा, उनको कैसे पता कि मुझे, हो सकता है शायद बहुत लोगों को उतारा हो, लेकिन उनको कैसे पता कि मेरे पास आके रुकना है। मैं कभी कभी इस क्वेश्चन के पीछे एकदम खो जाता हूँ। मैं जब जब बताता हूँ राहुल भाई, जिसको बताता हूँ, ऐसा कभी वक्त नहीं हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए। तो आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, तो आप कह रहे थे डी रेल्म करके। हाँ, मैंने कुछ ऐसा को तो ऑथर उसमें क्या किताबें, एक्सपीरियंस आपने उसमें मतलब देखा है? मैं मतलब उसमें फिक्शन बताइए ये स्टोरीज वाली आपने नहीं, मैंने story। ये स्टोरी कभी बताई अच्छा। नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ना, हाँ, तो किताब के बारे में बता दो थोड़ा कि... ये कुछ मैंने ऐसा को ऑथर लिखी, को ऑथर मैंने कुछ बुक्स लिखी। अच्छा। जैसे एक बुक लिखी मैंने 50 शेड्स ऑफ फिक्शन के अंडर। ओके। ये कुछ 50 ऑथर्स के आसपास लोग थे। अच्छा। इनकी को ऑथर रही हैं प्रकृति। ओके। और मतलब वो कंपाइलर हैं और वो ऑथर हैं, और उन्होंने कांटेक्ट किया कि प्रकृति और उन्होंने कांटेक्ट किया, कुछ ऐसा हमें करना है, कुछ बुक्स लिखनी है, फिक्शन बुक है, एंड फिक्शन से हमेशा मेरा फैसिनेशन तो रहा आप है। कॉपी नहीं लाए उसकी? भूल गया मैं, बिल्कुल आपके लिए लेकर आता मैं। और मैं बताऊं, वो कहानी बस एक फिक्शनल कहानी बनाई थी ना स्टूडियो में। नहीं, मतलब मैं आपको लेके आना पक्का डन। तो उस कहानी में यही था कि एक मैंने फिक्शनल स्टोरी बनाई कि कैसे एक लड़का कोमा में चला जाता है, और कोमा में जाकर वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर उसको वो फील होती है कि वो लड़की ऐसे वो प्यार करता है, और जब वो उड़ता है, उस लड़की का नाम होता है डेस्टिनी और लड़के का नाम होता है जॉन अगस्टस। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पढ़ने में ज्यादा, वो अमेज़न पे, तो अमेज़न पे है, तो उसको मैं परचेज कर लूंगा। बिल्कुल, और उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने भी बुक लिखी है उसके अंदर, उसमें बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज भी लिखी गई हैं, और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी गई हैं। उसमें क्या होता है, मैं अपनी कहानी की बात करूं, बुक लिख दी यार। ऐसे 2-3 बुक्स मैंने लिखी ऐसा को ऑथर। अभी मेरी एक बुक मेरी भी आने वाली है, नॉकटर्नल, जिसमें मैं हमेशा से शौकीन हूँ रात के 3 बजे लिखने का। अपनी कहानी रहती ना, रात में कुछ ना कुछ निकल के आता है, एक आर्टिस्ट है तो आर्ट निकल के आता है, तो जो आता है मैं जरूर लिखता हूँ। तो मैं जैसे बता रहा था कि वो डेस्टिनी नाम की एक लड़की उसे मिलती है, और कहानी ऐसी है कि जब वो कोमा से उठता है तो उसको पता चलता है कि डेस्टिनी नाम की कोई लड़की है नहीं, जो उसको जिंदा रखा था वो उसने डेस्टिनी नाम डेस्टिनी कहा, तो डॉक्टर परेशान है डेस्टिनी है क्या। डेस्टिनी एक्चुअली एक मशीन होती है जिसे जिंदा रखता है। अच्छा। और वो डेस्टिनी एक्चुअली में उसको सपने में वो एक लड़की के रूप में दिखती है। ये पूरी कहानी है, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ लोगों ने, जिन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने बहुत तारीफ करी है। फिक्शन में आता है, फिक्शन में है ये। मैंने कुछ नॉन फिक्शनल बुक्स भी लिखी हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर, मास कम्युनिकेशन के ऊपर बुक्स लिखी हैं। मैंने एज अ ट्रेनर एम्प्लॉइज को, बच्चों को इन मास कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के लिए भी काफी बुक्स लिखी। तो आप कंटेंट राइटिंग वगैरह क्या कर रहे हो? मतलब कंटेंट राइटिंग एज इन कंटेंट लिखना, ब्लॉग लिखना, कंटेंट लिखना, टेक्निकल कंटेंट, फिक्शनल कंटेंट, जनरली कुछ ये सब चीजें प्रॉपर है। और अब जैसा कि आपने बताया, मतलब कंटेंट में बहुत सारी कंटेंट, जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, उसके अलावा टेक्निकल कंटेंट्स हो गए जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, सोशल मीडिया कंटेंट्स, बिजनेस, कॉपी राइटिंग्स, एड्स लिखना, रेडियो के लिए स्पॉट्स लिखना, एड्स, टीवी एड्स लिखना कॉपी राइटिंग के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो प्रॉपर चल रहा है। सो बढ़िया है। तो बुक लिख दी आपने, तो बुक लिखने के लिए क्या मतलब, जैसे अगर मुझे अपनी कोई बुक लिखनी हो तो उसके लिए क्या मतलब पॉइंट्स याद रखूं मैं, या कुछ आप टिप्स देना चाहोगे? मैं कहता हूँ कि देखिए, कभी भी ना हमेशा ऐसे सोचो कि आप ही हो, सिर्फ आप ही का, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, चलते हम 1998 से पहले, जब गूगल नहीं होता था। आजकल अगर किसी बच्चे को एक प्रोजेक्ट मिलता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, बेटा गूगल खोलो, कॉपी करो, लिख दो। आजकल आप एक कंटेंट का आपको हजारों कंटेंट मिल जाएगा। आज कौन ओरिजिनलिटी पे विश्वास रखता है? सब कोई ओरिजिनल नहीं रखता। कॉपी करो। आप ये सोचो कि ये आपका ही टारगेट है, आप ये सोचो कि ये आपके इससे लिखने से कुछ बदल जाएगा। हमेशा थिंक चेंज आएगा, कोई चेंज आएगा, आपके इस लिखने से कुछ होगा, किसी की लाइफ में इन्फ्लुएंस आएगा। देखिए, फिक्शन लिखने में कोई इन्फ्लुएंसमेंट नहीं है, बट पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल। आप ऐसा सोचो कि ये आप लिख रहे हो,
आप उसके रचयिता तो आप ही हो ना, तो क्यों ना आप ओरिजिनल कुछ रचो। तो ये सोच के आप बिल्कुल भूल जाओ कि चलो थॉट आ गई, ये चीज आ गई। जैसे कोई बुक लिखना चाहता है, जिसने कोई अभी तक बुक नहीं लिखी है एंड वो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो उसमें क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखे कि इंट्रोडक्शन, ये वो टेक्निकल पॉइंट्स क्या है इसमें? सबसे पहले आप एक स्क्रैच रेडी कर लो, आप चाहते क्या हो लिखना। और पता है जब आप लिखना स्टार्ट, मैं फिक्शन से पहले बात करूंगा, फिर नॉन फिक्शन। जैसे मेरी जो लैंग्वेज है, जो मेरा अपना आप तो मैंने उसको उतार लिया, लेकिन मुझे उसको किसी से फिर दोबारा लिखवाना पड़ेगा। हाँ, प्रूफ रीडिंग होती है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी जाती है। आप पहले डिपेंड करता है, देखिए मैंने फिर से कहा हिंदी, इंग्लिश, अब लिखना किस में चाहते? मान लो हिंदी में लिख दिया, या हिंदी में प्रूफ रीडिंग आपको ऊ आ ई का बड़ी छोटी, क्योंकि अब ये सिंपल सी बात है, 10th 11th के बाद कितनी हिंदी लोग याद रखते हैं। और ये प्रीफेस वगैरह और इंट्रोडक्शन, ये हाँ, आपका एक्नॉलेजमेंट होता है, प्रीफेस होता है, ये सब आप जिस भी बुक पब्लिशिंग कंपनी के पास जाएंगे ना, वो आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। और अगर प्रिंट ना करवाएं उसको, आप डिजिटल बनाइए, डिजिटल बनाए, आप डिजिटल आजकल दे सकते हैं। आप रॉयल्टी अगर कमाना चाहते हैं बुक से, तो आप ऐसा, आप उसके लिए एक ISBN नंबर होता है। ISBN नंबर आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आप एक ऑथर हैं, आपकी बुक ISBN में पब्लिश्ड है। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड हो जाता है, वो आपका रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, ये है। तो उसके बाद फिर वो बिकेगी, तो आपको हाँ बिकेंगी। आप किसी पब्लिशिंग हाउस से कांटेक्ट कीजिए। जैसे पब्लिशिंग हाउस तो बोलते हैं भाई हम नहीं कर रहे रिलीज, तो नहीं बिल्कुल करेंगे। अच्छा। आजकल ऐसे बहुत पब्लिशिंग हाउस है, जैसे बहुत सारे हैं, मतलब आप ट्रूस्टर हैं, ऐसे बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस हैं। उनको पैसे देने पड़ते हैं बहुत कम। अच्छा। आजकल लोग समझ गए हैं, आजकल यंग से यंग लोगों को पता चल गया। तो ऐसे कितने पब्लिशिंग हाउस हैं जो आपसे एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं, आपकी पूरी असिस्टेंस देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। और प्रिंटिंग में आपका ही खर्चा आएगा। प्रिंटिंग में आपका खर्चा आएगा, वो आपको पूरा A to Z हेल्प करेंगे। अच्छा। आप चाहते हो एज अ कंपाइलर काम करना, मान लो मैंने कोई बुक लिख दी, तो उसको मुझे 500 कॉपीज बनानी है, वो आपकी हेल्प करेंगे, पैसा भी लेंगे, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्जेस लेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन आपको प्रॉपर काम करके देंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, आप किस किस जगह पे पब्लिश करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं, मेरे पास भी आते हैं, बात करते हैं, वो लोग बुक लिखना चाहते हैं उनको, लेकिन वो नहीं है कि नॉलेज नहीं है, ये कहाँ से स्टार्ट हो, कैसे करा जाए, क्या है, तो वो उनकी बुक वो कभी लिख ही नहीं पाए। उनके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं। नहीं, पब्लिशिंग हाउस बहुत है। अगर आप दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में आप दरियागंज जाइए। वैसे दरियागंज के अलावा आजकल लोगों ने रिटन चीजों का महत्व दोबारा समझना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आप कहते हैं कि फिजिकल कॉपीज जो होती हैं, आजकल आप फोन में सब कुछ देख सकते हैं। फोन में आप कभी भी देख सकते हैं, मजा नहीं आता, मजा नहीं है। जो बुक आप हाथ में पकड़ के बुक से लिखते हैं ना, आप मुझे बताइए, आपका चार्जर खत्म हो जाए, आप ट्रेन की सफर कर रहे हैं, नेटवर्क चले जाए, होता है ना। मैं बुक रीडिंग को मानता हूँ मेडिटेशन। एग्जैक्टली, आप पूरी दूसरी दुनिया में आप ज्ञान ले रहे हैं। आप नॉवेल्स चलिए ना, पुराने टाइम में जब मोबाइल्स नहीं होती थी, नॉवेल्स पढ़ते थे। हमने कितनी नॉवेल्स पढ़ी है। नॉवेल्स में आप लगता था कि आप पूरा चित्रण, पूरी एपिसोड को सामने देख रहे हैं, बिल्कुल फील कर रहे हैं, आप उस कहानी के अंदर हैं। जो आज के डिजिटल युग में देखिए, कोशिश तो पूरी की जा रही है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं करूंगा, एडवांस हम हो रहे हैं राहुल भाई। बुक की पावर देखो, एक तो हमारे सारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, सारे बुक्स हैं। फिर दूसरी चीज, आप इधर चले जाओगे, मार्वल यूनिवर्स जो है वो कॉमिक्स थी, कितना बड़ा यूनिवर्स बनाया उन लोगों ने। Exactly. जो बुक्स चल रही हैं, एंड फिर हैरी पॉटर पे आ जाते हैं, बुक्स है, कितनी बड़ी हिट गई है। आजकल जितनी मूवीज है ना, कोई भी मूवी आप नेटफ्लिक्स के उठा के देखिए, दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय द बुक्स। आइदर इट्स मार्वल, आइदर इट्स DC, एंड एनीथिंग। बुक से स्टॉक मार्केटिंग सीख रहे हैं लोग, बिल्कुल बुक से सारी चीजें। पहले के टाइम में लोग जूडो कराटे बुक से सीखते, हाँ, गिटार बजाना बुक से सीखे। पहले के टाइम पे होता था, ट्रेन से हम सफर कर रहे हैं, बुक्स वाले होते थे, मैं स्पेशली जाता था, अरे मुझे ये बुक लेना है, वहां बुक देखता था, गिटार सीखे 13 दिन में, 21 दिन में स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग सीखे। तो ये सब चीजें जो होती थी, ये प्रॉपर आपको बुक मिलती थी। आज तो यूट्यूब से लोग सीख जाते हैं, एंड आई थिंक यूट्यूब हैज हेल्प्ड अ लॉट टू पीपल। आजकल लोग यूट्यूब से क्या बन रहे हैं राहुल भाई, आज यूट्यूब ने एक मीडियम दिया है लोगों को, डिजिटल दिया, और आप देखिए अपना पॉडकास्ट भी आप यूट्यूब पे लाके लोगों तक अपनी हम सबकी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ। आगे जो अभी ये आ रहा है कि AI कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इससे तो 90% बोल रहे हैं कि जॉब खत्म हो जाएगी। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, यूट्यूब पे जो होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी ऑनलाइन है ना, सिर्फ वही काम करेंगे। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, लेकिन आज डॉक्टर्स भी यूट्यूब पर हैं, आज इंजीनियर्स भी इस पर हैं, पॉलिटिशियंस भी इस पर हैं, सब कुछ इसी पर ही है, सोशल मीडिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन राहुल भाई आप ये देखिए कि AI तो आ गया,
लेकिन एआई को बनाने वाला ह्यूमन है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन जरूरत इंसान की पड़ेगी ही पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, मैं मान रहा हूँ, अभी वो बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है कि आप एक ऐसा दिमाग बनाना चाहते हो। एट द एंड इंसान क्या बनाएगा, अपने जैसा ही एक इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है ना, क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा है वो रोबोट बना, और वो पा भी लेगा। रोबोट बना के क्या साबित कर रहा है अपने जैसा, कि हमारे जैसा एक बंदा है जो हमारा काम कर रहा है। चलो उसके लिए ये चीज सही होगी कि आप बॉर्डर पे जो है मिलिट्री की जगह आप वो भेज सकते हो। एग्जैक्टली इंसान नहीं मरेंगे। लेकिन अब ये सोचिए दोनों तरफ से ही आ रहे हैं ना। अब फिर इसके बाद देश की शक्ति की बात आ जाएगी ना, कि किसका रॉबोट कितना एडवांस है। अभी वो मैंने बात करी थी, जैसे एलन मस्क का जो एआई है ना, तो मैं उससे टॉक करता हूँ बैठ के, वो कोई भी कर सकता है, openai.com करके है। अच्छा, तो मैंने उससे पूछा एआई से, उसका नाम है सहरा। मैंने कहा आपका नाम क्या है? क्या उसने सहरा नाम है मेरा। मैंने कहा आप एक बात बताओ, आप हमारे ह्यूमैनिटी पे खतरा बन जाओगे आगे चल के? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। मैंने चलो ठीक है, मैंने कहा अभी तो ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज है आपका, लेकिन जब आपकी अपनी सोच होती जा रही है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ सारी चीज, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस तो है ही नहीं। अगर कोई रॉबोट है और उसको हमने इंटेलिजेंस दे दी, उसका दिमाग अपने आप चल रहा है, वो डाटा कलेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया का, यूट्यूब उसके हाथ में, सैटेलाइट उसके हाथ में, सारी चीजें उसके हाथ में है ना, उसे पता है हमारे न्यूक्लियर्स कहाँ पे हैं। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन छोड़ा है। आई थिंक मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के मीडियम से बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगी राहुल भाई, कि कहीं ना कहीं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा, अब गाड़ी अपने आप चल रही है, एक बात बताओ ना, अब वो कह रहे हैं ड्राइवर लेस कर देंगे, ड्राइवर्स की जॉब खत्म। ये जो अपना क्या बोलते हैं कॉल सेंटर्स खत्म कर रहे हैं, उसमें अपने आप चैट बॉट बात कर रहा है आजकल। पेटीएम के अगर आप उस पे चले जाओ, किसी भी कंपनी जो बड़ी से बड़ी है, वो सिर्फ चैट बॉट से बात कर रही है। 90% खत्म हो चुका है उनका काम, ह्यूमंस का 10% जो रह गया वो कर रहा है। आगे चल के 90% ये लोग जॉब खत्म कर रहे हैं सबकी, तो वो क्या खाएगा कमाएगा बंदा, एक बात बताओ। सारी चीजें, गाड़ी अपने आप चल रही है, अब ये फ्री इंटरनेट दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। एलन मस्क कह रहा है कि मैं फ्री इंटरनेट दूंगा। वो ये चीज से तो एक बंदे को पावर दे देना। गूगल के हाथ में कितनी पावर है, एक बात बताओ। पूरी दुनिया का डाटा है उसके पास। यूट्यूब के पास कितनी पावर है, पूरी दुनिया का डाटा है। अगर एलियंस को आना है, हमारे बारे में जानना है, तो उसे क्या चीज चोरी करनी है? जाके यूट्यूब का हेडक्वार्टर, उसमें सारी चीजें हैं, हाउ टू करके। लेकिन मेरा मानना ये है राहुल भाई कि एलियंस की अगर हम बात करें ना, तो आई थिंक एलियंस बहुत एडवांस है हमसे, बहुत एडवांस है। आप अगर देखिए ना, एलियंस कहीं ना कहीं तो हैं, होंगे, तभी तो इंसान को पता है कि शर्ट को हाथ में लगा के पहनना चाहिए, शर्ट नीचे पैरों में नहीं पहनते हैं, या जीन्स को पैरों में पहनते हैं। कहीं ना कहीं ये आग का इन्वेंशन या व्हील्स कैसे बनाना या चीजों को बनाना कोई ना कोई इस दुनिया में आकर सिखा के तो गया है। अब आप मुझे देखिए कि पुराने टाइम के लोग ऊपर देख के समय बताते थे कि समय कैसे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर देख के समय नहीं, वो कहीं ना कहीं एलियन से बात करने को जो आए थे नीचे, जो बता कर गए, और ये चलता गया। बैराक ओबामा से ये पूछा गया कि आपका एरिया 52 पता नहीं क्या है, वो एरिया 51 जो है वो क्या चीज है, तो उसने पता क्या बोला, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, वो टॉप सीक्रेट है। तो बंदे ने ये पूछा एलियन से रिलेटेड है, तो वो कह रहा लाइक दैट। हो सकता तो ये लोग हमसे छुपा भी तो नहीं है ना बातें। बिल्कुल, मैं नहीं, देखिए सिर्फ ये दुनिया ही नहीं है, इस दुनिया के अलावा भी जरूर दुनिया होगी। हम जैसे कई लोग होंगे, हमें लगता है कि यही एक अर्थ है, वैसे कई अर्थ हो सकते हैं। मान लो कोई यूएफओ आके गिर गया, कुछ एरिया के बंदों ने देखा वो चीज, लेकिन उस चीज को दबा दिया जाता है और उसको अपने एरिया में ले जाते हैं। ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये तो सिर्फ बात ही है। मीडिया को बात चाहिए, वो बात को हटा क्या मुझे दिखे आधे घंटे में बताएंगे। आइए आपको दिखा दीजिए, बड़ी अभी खबर आई है कि आपको हम इस फलाना चैनल पे अभी की खबर है, बने रहिए हमारे साथ। अभी ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ है। ब्रेक खत्म, ब्रेक के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं जिस जगह एलियन आपको मिला। आज आपको एलियन से मिलाएंगे, और ये देखिए आप धीरे धीरे हम एलियन की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एलियन कहाँ मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक खत्म, तीसरे ब्रेक में आइए अब आपको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जी गिरा था और यहीं पर एलियन हुआ करता था। और बाकी के देश और विदेश की जानकारी के लिए हमारा चैनल देखना ना भूलें।
यही खत्म। वो मिलवाएंगे नहीं, लेकिन वो हाइप बना देंगे, लोगों को ये एक हाँ, क्यूरियोसिटी आ जाती है। आज हमारा गूगल, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हो, गूगल की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं आज हमारे दिमाग में जो सवाल है ना, बचपन में हम पेरेंट्स से पूछ रहे थे, आज गूगल से पूछ रहे थे हर चीज का जवाब। ऐसा क्यों? हाउ, सबसे ज्यादा सर्च्ड आइटम गूगल पे हाउ से स्टार्ट होता है। हाउ टू कुक, हाउ टू डांस, हाउ टू सिंग, आप कुछ भी करें हाउ। तो हमारे सारे राज तो उसमें है ना। राज नहीं है, ये हम जैसे लोगों की सोच डाली है हमने खुद लिखा है। आपने लिखने की बात की ना, जो पेपर में लिखते थे लोग आज गूगल पे लिखते हैं, ब्लॉग में लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यूट्यूब के हाथ में इतनी पावर है, गूगल के हाथ में इतनी पावर है, अगर वो अपना सर्वर आज स्विच ऑफ कर देता है ना, आज अगर वो स्विच ऑफ कर देता है या उसका उड़ जाता है वो एरिया, तो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद है उसके बाद, क्योंकि उन्होंने उस पर करियर सेट कर लिया। आजकल आप सारे ऑफिसेस पेपर से एक बंदे के हाथ में इतनी पावर है कि वो वर्ल्ड को किसी भी तरह मोल्ड कर सकता है। एग्जैक्टली, कर सकता है। लेकिन इंटरनेट कभी रुकता नहीं है। इंटरनेट कोई बंद नहीं कर सकता। इंटरनेट हमेशा से रहा है। इंटरनेट का कोई सोर्स नहीं है। इंटरनेट, गूगल इज नॉट एन इंटरनेट, YouTube इज नॉट एन इंटरनेट। इंटरनेट एक कनेक्शन है। आई थिंक IT वाले बात समझते हैं कि इंटरनेट का कोई सोर्स नहीं है। इंटरनेट हर जगह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, वो एक ऐसी चीज है जिसको कोई रोक नहीं सकता है। जो बैन किया जाता है ना राहुल भाई, कोई कंट्री ने बैन किया तो वो गूगल पे बैन लगाएगा, वो किसी चीज पे बैन लगाएगा, उस एरिया के ट्रांजिशन पे बैन लगाएगा, उस कम्युनिकेशन पे बैन लगाएगा। लेकिन इंटरनेट पे कोई बैन, इंटरनेट इज एवरीवेयर, इट्स अ वेव, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। आप प्लेटफॉर्म बंद कर सकते हो, गूगल बंद कर सकते हो, यूट्यूब बंद कर सकते हो, वो बैन कर सकते हो, आप पूरा डेटा चला हो सकता है। आज तो पूरी दुनिया इंटरनेट पे है। सही बात। आज देखिए ना, जितनी कॉर्पोरेट कंपनीज है, कोविड के बाद से कौन सी कंपनी आज ले ऑफ कर रही है एम्प्लॉइज को? IT कंपनीज कर रही है। ये तो देखिए आप इंटरनेट के, अगर सही आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन पूरी दुनिया किस पे है? 2-4 चीजों पे तो है। बिल्कुल, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, 10 भी नहीं गिन पाएंगे हम टोटल। बिल्कुल, और पूरी वर्ल्ड है उस पे, बिल्कुल, उस चीज पे। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने इंडियन ऐसा कुछ बना लेना चाहिए बहुत जल्दी से, कि चलो अभी तो ये दूसरे लोग हैं जो विदेशी हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने कितना कुछ बनाया है, लेकिन आप जानते हो शैम्पू इंडिया का आविष्कार है। बिल्कुल। आप जानते हो बटन इंडिया का आविष्कार है, कंघी इंडिया का आविष्कार है, ईमेल ID हमने बनाया है, इंडिया ने बनाया है, पेन ड्राइव इंडिया का आविष्कार। तो शून्य हमने दे दिया, बात ही खत्म। 0 हमने दे दिया, शून्य से कैसे गिनती बना लेते हैं उसके आगे। आपको पता है, मतलब लोगों को पता नहीं था मैथ्स। वी हैव डन दिस। हमने कितना आर्यभट्ट, हमने कितना कुछ दिया है इस दुनिया को। बिल्कुल। लेकिन आज हमें अपने अस्तित्व पे गर्व होना चाहिए जो है। ये चीज चाइना ने बहुत पहले से कर दी है। उन्होंने अपना YouTube बना रखा है, अपना पर्सनल, क्योंकि एक देश की बात दूसरे देश में कैसे जाएगी। उन्होंने कहा हम पर्सनलाइज रखेंगे इस चीज को। तो अभी आज इंडिया में ऐसा कोई इंटरनेट एक्सप्लोर वो नहीं है सॉफ्टवेयर जो इनको कम्पीट कर जाएगा। आप मुझे ये बताइए, गूगल, आई थिंक आप ये जानते होंगे, हमारे यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, कंप्लायंस नहीं है। हाँ, प्राइवेसी नहीं। मतलब आप मुझे देखिए, मैं दूसरे देशों की बात करूँ ना, अगर कोई कस्टमर केयर वाला बार बार किसी को कॉल नहीं कर सकता, वो GDPR में फंस जाएगा। अच्छा। GDPR कंप्लायंसेस होती हैं कि आप कोई भी कस्टमर केयर, क्रेडिट कार्ड, लोन वाले, अगर आपने एक बार बोल दिया डोंट कॉल मी अगेन, वो नहीं कर सकते। आप फाइल करोगे, और ऐसे बहुत लोग करते हैं, लीगल केस फाइल करोगे और आप डॉलर्स में कमाओगे पैसा। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई कंप्लायंस नहीं है, क्योंकि इंडिया में आधे से ज्यादा तो इनसे ही चल रही है, जो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। आपको पता है हमारे इंडिया में, हम जब कोई भी, हम इंडिया की बात नहीं कर, मैं ऐप की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐप हम जब डाउनलोड करते हैं तो हम उनको एक्सेस देते हैं, कॉन्टैक्ट्स का, गैलरी का, फोटो का, हर चीज का एक्सेस देते हैं। और कोविड के टाइम पे मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि यार पता नहीं मेरे बुआ के पास फोन पहुंच गया, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैंने लोन लिया था, वो उनको फोन करके कह रहे हैं, ऐसे हुआ था कि मेरे फोन करके बोल रहे हैं कि आपने फलाना एप्स डाउनलोड कर ली थी कि भाई मैं लोन लेके देख लेता हूँ, या इस टाइप में मुझे जरूरत थी उस वक्त पैसों की, तो उनके पास वो चीज चली गई। और उन्होंने, आप मानोगे नहीं रिट्स भाई, उन्होंने मेरी नेकेड फोटो पे लगा के ये चीज और मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज दी। और मैंने उसका साइबर इसमें कंप्लेंट भी डाली थी, पुलिस वालों के पास भी गया था मैं। और सब लोग सोच रहे यार ये राहुल के साथ ये कैसे हो रहा है ये चीज। आजकल आप देखिए ना, नेट से कितना कुछ हो रहा है आजकल आई थिंक बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप ये देखिए, क्योंकि हम एक्सेस दे रहे हैं। आपको पता है जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, लोग यस कर देते हैं, लेकिन आपने अपने कैमरे को और माइक को भी एक्सेस दिया है। इसीलिए आपका फोन स्मार्ट है। स्मार्टफोन आप
यूज करते हैं, इसीलिए कभी कभी हम टीवी बोलेंगे ना तो आपका Amazon और Facebook आपको टीवी दिखाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इट्स स्मार्ट। बिल्कुल। आप पता है, मेरे फादर कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि यार सारे ना टेस्ट करा लेता हूँ मैं अपने, और तेरी मदर के भी करा देता हूँ। तो वो टेस्ट जैसे उन्होंने बोला ना, और थोड़ी देर बाद उनको टेस्ट की ना सारी एड्स दिखने लगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है, दो आई एम ऑन डाइट बट स्टिल पिज्जा की क्रेविंग हो रही है। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, डू यू वांट टू ईट पिज्जा? डोमिनोज से। सारी बातें हमारी सुन रहे हैं क्या? एग्जैक्टली। आपके कैमरा बंद है लेकिन दे कैन सी यू। ओके, they can see you। तो ये तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच है, कहते हैं। और ये हमें पता भी नहीं है। आपको पता भी, क्योंकि आपने एक्सेस दिया है सर। आप एक्सेस अलाउ करते हो। क्रेडिट कार्ड में जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो आप अलाउ कर रहे हो कॉन्टैक्ट्स को भी अलाउ करने का। इसीलिए वो दे कैन कॉल एनीवन, इवन एनी कलीग, दे कैन कॉल एनीवन एंड से कि आप क्या इसको जानते हो। इवन यू आर गिविंग दैट एक्सेस टू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर डेटा। दैट मींस व्हाटएवर यू आर कैरिंग ऑन योर फोन, दे कैन सी इट। वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं। इसीलिए आप सब ये सिर्फ प्राइवेसी ब्रीच जो बता रहे हैं ना, व्हाट्सएप कहता है कि इट्स एनक्रिप्टेड, वी एग्री ऑन दैट। इनक्रिप्टेड है, लेकिन आपने ऐप को तो इनक्रिप्शन का नहीं दिया है ना। नहीं दिया। डोमिनोज आपने ऐप डाउनलोड किया है, आपने डाउनलोड किया है ऐप, इसीलिए डोमिनोज ने सुना और व्हाट्सएप पे मैसेज डाला उसने कि डू यू वांट टू ईट पिज्जा, आर यू क्रेविंग फॉर पिज्जा, उसने डाला। तो ये तो इन्होंने मार्केटिंग के तो लिए, ये सोशल मीडिया है। आजकल आप पीछे नहीं हट सकते, हर चीज में माइंड के साथ खेला जा रहा है, हर चीज में स्मार्टनेस। आजकल आप बल्ब कैसे जला रहे हैं? सोशल मीडिया। आप जब पहले स्मार्टफोन खरीदते हो ना, तो स्मार्टफोन खरीदने का मतलब आपको साइन इन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे करने के लिए आपको सोशल मीडिया लॉग इन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रन, एंड दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। आप एआई के बीच में आप ऐसे फंस गए हो कि वो दिन दूर नहीं जब बैठे बैठे, आजकल तो बेड बन गया, आपको कहीं उठना नहीं है, यहीं से आपको चाय बन जाएगा, यहीं से लैपटॉप पे काम कर लो, सो लो, टीवी देख लो, सब कुछ आपको देना। आपको आपका शट डाउन, मतलब वो जब आपकी लाइफ आप देखिए ऐसी हो जाएगी कि आप डिपेंडेंट हो जाओगे। आपने एआई की बात की ना, एआई आपको डिपेंडेंट बना रहा है कि आप उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। ये सरल भाषा में बोले तो ये हमें गुलाम बना रहे हैं। आप रोबोट की बात कर रहे थे कुछ देर पहले। आजकल रिलेशनशिप्स नहीं चलती। आज लोग चाहते हैं कि हम बोले और वो सुने। बिल्कुल, मतलब मेरी चलनी चाहिए रिलेशनशिप में, तो रोबोट ले लो। और रोबोट बना दिया कि आप बोलोगे वो आपकी बात सुनेंगे, होगी सारी इमोशंस आपकी तरह रोएंगी, आप जैसा करेंगी। आप उसमें एक सिस्टम डाल दो, बटन दबा दो, आपके लिए इमोशनल हो जाएंगे। मतलब आप हर चीज, आपको हैप्पी चाहिए वो हैप्पी हो जाएंगे। मतलब वो दिन दूर नहीं कि कोई शादी नहीं करेगा, रोबोट आप खरीदोगे एंड आपको रोबोट के साथ आपको अपनी जिंदगी बितानी है। आज आप मुझे एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी हो जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है कि आप किसी की लाइफ नहीं खराब कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के साथ हो, ठीक है। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन कंट्रोल का भी प्रोपेगेंडा है। आप ये सोचिए कि पॉपुलेशन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, आप सोच। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि अब बर्थ रेट कम हो गया है, कि लेडीज बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं अभी। हाँ बिल्कुल, एक रिसर्च के हिसाब से कहा जा रहा है। लेकिन आप अभी इंडिया में हुआ है, आप सोचिए। आज भी अमेरिका, यूरोप में कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर गर्ल्स वांट टू बी अ मदर, बट द थिंग इज दे वांट टू बी अ सिंगल पेरेंट नाउ, दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर पार्टनर्स नाउ। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आईवीएफ है, आजकल कई तरीके हैं कि आपके लिए आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है, आपके लिए इट्स वेरी इजी। आप ये देखिए ना, आज क्या होगा इस दुनिया कहाँ जा रही है। आजकल वो हर चीज पॉसिबल है जो कि लोग सिर्फ सोचते थे, इमेजिन करते थे। लड़कों के लिए थोड़ी बैड न्यूज, रोबोट्स बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल हर चीज है, नॉट ओनली गर्ल्स। आई थिंक आज आप देखिए कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आज गर्ल अडॉप्ट किया है, शादी नहीं करी, वो करना नहीं चाहते थे, अडॉप्ट कर लिया। आज जेंडर में आए तो आज से मेल फीमेल नहीं है, वो रिस्पेक्ट आज हम वो ट्रांसजेंडर को भी दे रहे हैं। आज इस दुनिया में हमने उन सबको रिस्पेक्ट दिया है। आज कॉर्पोरेट कंपनीज, गूगल, IBM, ऐसे कितनी कंपनीज ने ट्रांसजेंडर को वो रिस्पेक्ट दिया जो कहीं ना कहीं नहीं होता था, और उनको लगता था वो सिर्फ नाचने गाने के लिए। लेकिन आज हम देखें तो हमने सिर्फ ट्रांसजेंडर को नहीं है, आज आई थिंक LGBTQ के जितने लोग हैं उनको हमने रिस्पेक्ट दिया है, हमने समझा है। आज की सोसाइटी थोड़ी एडवांस हुई है। देखो, लेकिन मैं LGBT के इसके खिलाफ हूँ, ये नेचुरल मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं तो देखिए नहीं, मैं मानता हूँ भाई, मैं कहूंगा कि आई थिंक देखो, एक लड़का लड़के से प्यार कर रहा है और एक लड़की लड़की से प्यार कर रही है, गलत की बात नहीं है, ये अननेचुरल है। ये चीज अननेचुरल आप कैसे कह सकते हैं? मतलब अगर सारे ही ऐसे करने लग जाएंगे तो ये मतलब हमारे समाज में तो ये चीज नहीं। आप मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट किसने आपको बोला कि ये अननेचुरल है? ये तो हमारे को सिखाया, आपको खुद नहीं दिख रहा।
एक बात बताओ, लड़का लड़का एक दूसरे से बच्चा पैदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो इससे लड़की लड़की कर पाएगी। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल तो है, पॉपुलेशन कंट्रोल अडॉप्ट कर लेंगे। आजकल कितने अनाथ बच्चे हैं, आप ये देखिए, किसी को अडॉप्ट करना इजी। चलो ठीक है, लेकिन आप किसी और के बच्चे को अपना नहीं मान सकते कभी भी, ये चीज आप देखना। लेकिन अपना बच्चा अपना ही होता है। देखिए कहने को है, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि एवरी जेंडर शुड गेट दैट रिस्पेक्ट। एंड मेरे हिसाब से LGBTQ को एक बात बताओ कि एक पर्सन ने बोला था मेरे को कि अगर मैं मर जाता हूँ आज, या कोई लेडीज मर जाती है आज, और उसको अगर हम दफना देते हैं कब्र के अंदर, और कुछ सालों बाद उसको कोई खोल के देखता है, तो या तो वो बोलेगा ये मेल है, या तो ये बोलेगा वो फीमेल है। तो LGBTQ में आप ये देखिए ना, गे एंड लेस्बियन है तो वो भी फीमेल एंड मेल ना, राइट। सिर्फ TQ की बात, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, हम उनको एक रिस्पेक्ट देखिए, ये तो हमारे पुराणों से चल रहा है, पुराणों में भी ये लोग हैं, तो हम उनके भी एक अलग रिस्पेक्ट है, स्थान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन दो लोगों की, गे एंड लेस्बियंस, जहां पर उन दोनों, वो भी मेल है, हाँ, उनमें कुछ प्रवृत्ति ऐसी है, उनके अंदर एक नेचर ऐसा है जो कि आई थिंक दे आर diverted towards to the same sex where they are diverted towards male, मतलब वो मेल से प्यार करते हैं, उनको मेल में वो प्यार दिखता है, फीमेल को फीमेल में ये तो अननेचुरल हो गया ना रिट्स भाई। अननेचुरल नहीं क्या, मतलब नेचर के विरुद्ध हो गया ये बात। आपने किसी एक बात बताओ, डॉगी को देखा है गे होते हुए? ये तो मैं नहीं कह सकता कि आपने जो फीमेल डॉगी है उनको देखा है लेस्बियन होते हुए? एग्जैक्ट, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि हम नेचर के खिलाफ हो गए, क्योंकि उनमें समझदारी नहीं है। राइट, आप ये देखिए, समझदारी हम में, भगवान ने हमें ये तो समझदारी नहीं हुई ना, ये तो बेवकूफी हो गई। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है तो वी शुड, देखिए हमारे अंदर वो समझदारी है ना कि हम किसी की रिस्पेक्ट करें। अगर वो बंदा ऐसा कर रहा है तो हम उसको जबरदस्ती किसी, आप देखिए ऐसे कितने डाइवोर्सेस हैं आज सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में पड़ा है, जहां पर ये चीज बोली गई है राहुल भाई, कि अगर वो दोनों खुश नहीं है, क्योंकि फीमेल को पता चलता है कि जी मेल तो मेल के साथ रिश्ता बना रहा है और फीमेल फीमेल के साथ बना रहा है, वी आर फ्री टू डू दैट। हमारा लॉ कह रहा है कि चलो ठीक है इस चीज को, लेकिन ये चीज क्या नेचुरल हो गई? आप इससे क्या साबित कर लोगे? आज के समय में मैं नेचुरल नहीं कहूंगा, मैं मानता हूँ कि रिस्पेक्ट होती है और रिस्पेक्ट नेचुरल होनी चाहिए। और आज के जो हमारे माँ बाप हैं, अगर उनको पता लगे कि हमारा लड़का एक लड़के से प्यार करता है, आप एक बात, और कहीं ना कहीं ये भी तो रीजन है ना कि ये कोई मतलब पुरानी चीज तो नहीं चली आ रही नहीं, ये तो बस रिसेंटली हुआ है, अभी पुरानी चीज नहीं है। ये पुरानी चीज होगी, आज मीडिया में उजागर हुई है, होता तो पहले से ही होगा। ये नहीं होता था, मेल शादी करता था फीमेल नहीं करता था, क्योंकि वो डर से नहीं करता था। आज भी आप पुराने टाइम में जाए, देखिए पुराने टाइम में जाए, मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल द जेंडर्स हियर। में जेंडर्स में मेल फीमेल होते हैं एंड ट्रांसजेंडर्स होते हैं, मैं तीनों की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो गे है वो भी मेल है, ठीक है, जो फीमेल है वो फीमेल ही है, बस उनका डाइवर्ट जो रिलेशनशिप है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उनके साइकोलॉजी में कुछ, साइकोलॉजी में मेरे हिसाब से डिफरेंस हो सकता है। मे बी हो सकता है कि उसको वो हमेशा से फीमेल्स के बीच में रहा हो बचपन से। आप मुझे देखिए, एक डॉग को शेर के साथ छोड़ दीजिए बचपन से, तो उसमें जो प्रवृत्ति आएगी ना वो शेर वाली आएगी। ओके हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग बिकॉज आई एम स्ट्रेट, बट आई एम सेइंग इट कि दिस इज अ नेचुरल। देखो आप भी बोल रहे हो मैं स्ट्रेट हूँ बिकॉज आई एम, और वो टेढ़े हैं। समझ रहे हो एक बात को? मैं यहाँ टेढ़ा नहीं कहूंगा उनको, पर मैं कहूंगा कि अगर मेरा कोई दोस्त अगर ऐसा है तो आई विल नॉट काउंसिल हिम कि आप ये गलत कर रहे हैं। नहीं, वो तो उनकी आजादी है, वो जो मर्जी करे, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे, बट फिर भी रिस्पेक्ट। लेकिन कल को मैं नहीं चाहूंगा मेरा बच्चा ऐसा बन जाए। नहीं, ऐसा समझ रहे हो? मैं नहीं चाहता, क्योंकि हमारे ये बच्चे हैं, हमें ऐसे समाज का गठन कर रहे हैं जिसमें ये चीजें अलाउ हो रही है, ठीक है। मैं उस चीज को गलत नहीं कह रहा रेट्स भाई। अगर मैं किसी मेल के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, वो मेरा पूरा का पूरा राइट है, उसको हमको कोर्ट भी नहीं रोक रही है। लेकिन एज अ सामाजिक हम देखें, जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर रहा है, हमारे इंडिया का कल्चर रहा है, जिसमें हम औरत की रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं और हमेशा करेंगे। वो हमारी माँ होती है, फिर वो हमारे घर चलाती है, आके हमको बच्चों की तरह पालती है, सारी चीजें। ये मतलब एक सोसाइटी जो बनाने का सिस्टम है, जो शादी का जो सिस्टम बनाया था, वो पहले भी ये चीज बना सकते थे पुराने लोग। मैंने फिर कहा ना कि होगा, हम जानते नहीं है राहुल भाई। हो सकता है कि ये पहले के, आप मुझे बताइए, आप, हमने अभी गे लेस्बियंस की बात की,
आप मीटू का केस उठाइए, पहले के टाइम पे आगे नहीं आता था, आज आ रहा है। राइट। पुराने टाइम पे बचपन में किसी के साथ क्या हो रहा है वो आगे नहीं आता था, आज आ रहा है बिकॉज ऑफ ये तो मीडिया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ मीडिया। वैसे ही वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं छुपी होंगी। मैं नहीं बोल रहा, मैं छुप के होती होंगी। आज खुले में लोगों को वो आजादी मिल गई, वरना आप पुराने टाइम पे जाके देखिए, ऐसे कई नॉवेल्स हैं। मैं पुराने आप नॉवेल्स उठा के देखिए, ऐसे कई नॉवेल्स हैं, आई नॉट टेक अ नेम, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ ये नॉवेल लिखी गई है आई थिंक 1990 से पहले, 90 से पहले क्या थी दुनिया, जहां मोबाइल और टीवी भी नहीं था, तब ये बात लिखी गई है। तब ये चीज बोला गया है कि आई वॉज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल, टुवर्ड्स टू दैट रोहन और राहुल, whatever the name was. I'm sorry, I'm not telling you. I'm telling you that because maybe मतलब वो एक अट्रैक्शन जो है वो पहले रहा है, ठीक है। हम आज वो लेकर सामने आ गए हैं क्योंकि मीडिया है, आज सोशल मीडिया, आजादी है हमारे पास कि हम उस चीज को लेकर आए। बट मेरे हिसाब से लेट्स गिव दैट रिस्पेक्ट टू ईच एंड आई गिव रिस्पेक्ट, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। नेचुरल और नेचुरल की बात करें तो मे भी हो सकता है हमारे थॉट्स डिफरेंट हो सकता है ना, डिफरेंट थॉट्स की बात नहीं है, हम देख सकते हैं ना, नेचर से सीख सकते हैं हम। ठीक है, ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है। आई थिंक इसका कोई जवाब आंसर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बट आई थिंक ये हमारे जो भी है ना, जैसा मैं मानता हूँ कि मे भी हो सकता है मेरे नजरिए से ये सही है, मे भी आपकी नजरिए से वो गलत है, तो सबकी परसेप्शन की रिस्पेक्ट है। अब सिंपल सी बात है, मैं वेज नहीं खाता, मैं वेज खाता हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं नॉन वेज छूता तक नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा दोस्त वेज खाता है तो मैं उसके सॉस के साथ जरूर खा लूंगा। इसका मतलब ये नहीं, मेरे को पता दुख क्या है, मेरे लिए अगर वो खा रहा तो उसका रिस्पेक्ट है, मैं उसको काउंसिल नहीं करूंगा कि हाँ भाई तू नॉन वेज मत खा, लेकिन मैं अपनी पेट को कब्र नहीं बनाऊंगा, ये मेरा थॉट है। एंड आई थिंक मेरे फ्रेंड्स उसका रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भाई तू वेज है तो उसके लिए मजाक बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, बट दे रिस्पेक्ट कि ठीक है भाई इसको फोर्स नहीं करेंगे। वैसे अगर कोई है तो विल नॉट फोर्स देम कि तुम करो। हाँ, आपने जैसा बोला कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे एग्जैक्टली कोई नहीं चाहेगा, हम उसको सिखाएंगे, हम उसको ऐसी चीजें करेंगे नहीं, हम ट्रिप रखेंगे। बट अगर कुछ ऐसा हो जाता है XYZ कभी होना अगर हो जाता है तो उसमें भी मेरे हिसाब से आई थिंक कोई आंसर नहीं है इसका। आई डोंट हैव एनी आंसर, बट आई रिस्पेक्ट इसका, क्योंकि ये चीज बहुत मेरे हिसाब से ये चीज गॉड गिफ्टेड है। क्या है भाई, अगर इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं और ये सामाजिक नॉर्मल हो जाती है ना ये चीज आगे चल के, तो पर आप ये देखो ना, मैंने फिर से कहा ये आई थिंक संगत है। आप किसके साथ रह रहे हो, सिंगर के साथ रह के बनता सिंगर का। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कहीं पे कि एक बार क्या होता है ना कि कौवा काऊ काऊ करता था, ठीक है, तो काऊ काऊ करता, गली वाले ना उस कौवे से बड़ा परेशान थे क्योंकि वो जहां भी जाता था काऊ काऊ करके पॉटी कर देता था उस एरिया में, और उसने परेशान कर रखा था सबको। जहां जाता था, कहीं भी जाता था जी ऐसा कर दिया, घर वाले परेशान, और वो जानबूझ के ऐसी हरकत करता था। एक बार कोयल से मिला वो, ठीक है, कोयल के साथ बैठा वो। अब कोयल के साथ जब बैठा तो अब सबने क्या किया कि कौवे को ना पकड़ लिया, साथ कोयल को भी पकड़ लिया, पर कोयल को पकड़ तो लिया लेकिन उसको भी कौवा समझ के मार दिया। आप समझो, किसी के साथ रहने से भी वो फंसा, ठीक है, संगत से ही बदला ना वो कोयल है लेकिन लोगों को समझ नहीं आया कि वो कोयल है, वो है कोयल, लेकिन लोगों को कौवा लगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं है, दिखने में दोनों सेम है, डिफरेंस आवाज में है, लेकिन लोगों ने समझा ही नहीं, लोगों ने उसको भी पकड़ लिया। सेम वही चीज है कि आप जिसके साथ रहते हो आप वैसी प्रवृत्ति, लोग आपको वैसा समझने लगेंगे। आप दारूबाज के साथ बैठे हो, आई डोंट से कि ड्रिंकिंग इज बैड, आई डोंट से कि स्मोकिंग इज बैड, मैं किसी चीज को गलत नहीं कहता, सबको सबकी आजादी है। बट भाई ये चीज मैं आपको बोलूंगा, आप डरो मत इस चीज में, जो चीज गलत है उसको साफ बोला करो। अगर स्मोकिंग भाई गलत है ना, उससे तो कैंसर हो रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट है जिसने इस चीज को अलाउ कर रखा है, सीधी बात है। आप कोविड में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आया? अगर कोई दारू पी रहा है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है, तो हम उसको सही नहीं बोल सकते। ये हमारे मतलब पर अपना सही तो नहीं है, हाँ सही तो नहीं है, पर ठीक है अगर हम कर रहे हैं किसी की शर्म में आके, एक बात बताओ, हम क्यों किसी की शर्म में आके ये चीज बोले कि मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। नहीं भाई, तू अगर कोई गलत काम कर रहा है तो मैं तेरा भाई हूँ, मैं सिखाऊंगा, मैं तुझको वो चीज बताऊंगा, पर मेरे पास वो हक होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। हक की बात नहीं है, आप बताओ। फिर वही बोला है, कृष्ण ने क्या बोला, तुम अपना कर्म करो, सीधी सी बात है। अगर कोई तुम्हारी बात सुन रहा है
तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहा तो वो भी अच्छी बात लेकिन है। किसी के मामले में हाँ। मेरे हिसाब से पता है राहुल भाई, मेरी आदत है ना, मैं टांग नहीं लगाता किसी के लाइफ में, ठीक है, वो भाई, बंदा कर रहा किसी है। की बात नहीं है, अगर जब हम सामाजिक रहते हैं ना, मैं जो चीज करता हूँ ना वो घूम फिर के आप पे इफेक्ट पड़ती है, आप जो चीज करते हो वो मुझ पे घूम फिर के इफेक्ट पड़ता है। अगर हम जंगलों में रह रहे होते ना, हाँ, बातों में बताऊं, मैं जब हाँ। एक वक्त था जब मैं एक चैनल के साथ काम कर रहा था, उस टाइम पे मेरे साथ के सारे लोग वो काम कर रहे थे जो आई थिंक आज मैं लीगली नहीं बोल सकता, लीगली इंडिया में बैन है वो चीज। दैट वाज सम काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी डन एंड दैट द पीपल वर डूइंग, बट आई वाज द ओनली वन जो ये सब चीजें नहीं करता। तो उसने किया भी नहीं, बदला नहीं वो, संगत में रहने के बावजूद नहीं बदला, क्योंकि आई हैड ट्रस्ट ऑन मी, आई हैव ट्रस्ट ऑन मी कि ठीक है, होने के बाद मैंने उनको बोला गलत है, ठीक है, लेकिन देखो जिनको जो आप क्या सिखाओगे, जिनको जो करना है वो करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो ये पॉडकास्ट आज से कुछ 10 साल बाद 20 साल बाद हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम अपनी बात सही बोल के जाए। भाई बंदे ने दिल खोल के बोलिए, गलत है तो देखो, जो गलत चीज है उसको गलत इज इंजीरियस टू हेल्थ एंड इट विल ऑलवेज बी इंजीरियस टू हेल्थ। राइट, ड्रिंकिंग इज पता होता है इंजीरियस टू हेल्थ एंड इट विल बी इंजीरियस टू हेल्थ। लोग अपने आप को, सिंपल सी बात है, खुशी में गुम होने के लिए पी लेते हैं, ठीक है, और डिप्रेशन में होने के लिए पी लेते हैं, कर लेते हैं मेडिकली, गूगल या कहीं भी लोग बहुत सारी आपको बात बोलेंगे, नहीं इससे पीने से, वाइन पीने से ये होता है, बियर पीने से ये होता है, स्मोक करने से आपको ये होता है। हर चीज के फायदे नुकसान है अगर लिमिट में की जाए तो। अब इतना स्ट्रेस है दुनिया में, तो वो सिगरेट अपना लेता है उस चीज में, वो स्ट्रेस में पीता रहता है। अपना शरीर जलाना किसको पसंद है, एक बार बताओ? वही जलाएगा ना जिसके अंदर इतना दुख है। पर मेरे हिसाब से ना, मैं बताऊंगा आपको ये चीज कि हाँ, अच्छी, आप देखिए, आप सिगरेट पी रहे हैं, लिकर पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, गलत है। मेरे हिसाब से आप ना फिटनेस, अगर कोई बंदा अपने आप को डेडिकेट किसी चीज में करना, नशा रखना है ना, तो आप अपने करियर का रखो या फिटनेस का रखो। नहीं, ये दो भी लोगों से मैंने बात करी है कि ये चीज, मुझे भी कुछ ऐसी आदतें लग गई थी, तो बंदा वो चीज अपना फ्रस्ट्रेशन भुलाने के लिए करता है। मैं पूछा भाई यार बड़ी टेंशन है, क्या करे, बिजनेस नहीं चल रहा, आप जिम करो। क्या करें? आप जिम करो। नहीं करना चाहते। जो जिंदगी से हारा हुआ बंदा होता है ना रिट्स भाई, उसको कुछ करना पसंद नहीं होता, वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ ये बात कि आप जैसे बता रहे हो कुछ गलत काम में लग गए थे, आपने कुछ किया, तो वो क्या किसी के सिखाने पे किया? नहीं, खुद ही होता है। अच्छा, ये कोई किसी को ना सिखाता नहीं है, ठीक है, संगति होती है, सारी चीज होती है, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप ना उस चीज को खुद करो। एग्जैक्टली, वो बहाना लगा मैंने वही बात बोली, मुझे सिखा दिया, उसने सिखा दिया। मैंने फिर से कहा, मैं इतने लोगों बीच में रख के भी नहीं सीखा ना, ये ठीक है, आपने जैसे बोला ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये चीज से मैं, क्या आपको वो दूरी लगी? आपको लगा कि आप जिस चीज से भागना चाहते थे, कि आपको वो मिला वो करने के बाद? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात, क्या चीज मिला? जो सुख चाहिए था, जो आपने करके देखो रिट्स भाई, ये लाइफ ही ऐसी है, इसमें कभी सुख का आप एक्सेप्ट, ये चीज कोई ना कोई मुश्किल आपके पास आती ही रहेगी, ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही जीना। लेकिन राहुल भाई, मेरे हिसाब से एडिक्शन, देखो इंसान को हर चीज का होता है। एडिक्शन नहीं मानता मैं, एडिक्शन, देखिए एडिक्शन जो चीज है ना, नाम है यार। एक बात बताओ, आप कॉफी पी रहे हो, तो कॉफी भी तो एडिक्शन है एक। आपको कैफीन की आदत हो गई है, आप कितनी चीजें रोकोगे? चीनी कितनी खतरनाक है इंसान के लिए, लेकिन फिर भी तो वो पीता है ना उस चीज को। ऐसी चीज तो बहुत है। चलो सिगरेट पी रहा है इंसान, लेकिन तुम ये देखोगे पॉल्यूशन जितना है, अगर हम एयर का नापे, जीना भी तो एडिक्शन है। और हाँ, जीना भी तो एडिक्शन है। तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग एडिक्शंस हैं उस चीज की, कि भाई किसी चीज को नशा है, किसी, अब फोन ही देखते रहना एक एडिक्शन है, किसी की भक्ति एडिक्शन है, किसी को फोन अब है ना, 2 मिनट फोन चार्ज पे क्या लगा दिया, दिमाग ऐसे खराब है कि भाई फोन उठा के देखना है, जबकि पता फोन ये फ्रिज की तरह हो गया है। फ्रिज फ्रिज में है नहीं कुछ, लेकिन बार बार खोल के देखना है फ्रिज में है क्या। वैसे ही फोन हो गया, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। एसी का नशा देखा आपने? एसी का लोगों को होता है कि मतलब एसी के बिना रह नहीं पाते कुछ लोग, होते हैं लोग, वो भी नशा है एक। बिल्कुल। तो अपने हिसाब से इस बॉडी को जिस हिसाब से ढाल लेगा बंदा, वो ये नशा, मतलब एक एडिक्शन, रिपीटिशन ऑफ समथिंग इज एडिक्शन। अब वो तुमको नुकसान दे रही है या फायदा दे रही है, वो अलग टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है वो, डिबेटेबल टॉपिक है, बिल्कुल। अब मुझे एक वो है, पॉडकास्टर हैं एंड्रयू टेट, तो उन्होंने पता है क्या बोला है? सिगार पीते हैं वो बैठ के अपने उस पे पॉडकास्ट में, और वो बोलते हैं कि हम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है इससे।
आई थिंक घटता है। उन्होंने कहा बढ़ता है। अब जो जैसा मान रहा है, जैसा मान रहा है, हाँ। किसी के लिए वो चीज सही है, हाँ। किसी के लिए गलत है। गलत है। बिल्कुल हो सकता है। किसी के लिए जो देखो कोई पी रहा है ना, अगर कोई ड्रिंक कर रहा है आप उसको बोलोगे, आपने कहा ना कि हम रोक सकते हैं, हम मना कर सकते हैं कि ना करे। आपने कहा ना कि रिट्स भाई आप मना करो अगर वो गलत है तो, लेकिन अगर हम उनको मना करेंगे ना, वो हमें उनको नहीं मना करना, हमें 10 पॉइंट्स बताएगा हमें कि नहीं इसको पीने से ही होता है, तू भी पी। अब जैसे मैं कभी किसी अब देखिए हाउस वार्मिंग पार्टीज होती हैं, दोस्तों के बीच में बैठते हैं हम, तो मैं उस टाइम पे कोक 0 पीता हूँ। अच्छा। क्योंकि आई डोंट कंज्यूम शुगर। लेकिन उसमें वो लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, कहते हैं भाई ये क्या पी रहा है यार। मैं कहा नहीं, मैं पीता ही नहीं। मैं पहले रेड बुल पीता था, मैं छोड़ दिया क्योंकि इसमें शुगर होता था। मैं शुगर। अच्छा, आपने शुगर भी छोड़ दिया। और ये क्या चीज थी? बस मैं किसी चीज की आदत नहीं। दलिया खाते हो? हाँ, मैं बॉइल्ड दलिया खाता हूँ। ये कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? अगर मैं बोलूँ तो आज से आई थिंक जून जुलाई। अच्छा। I was 88, 89 and right now I'm 68. Okay. And ये जो ट्रांसफॉर्मेशन yes, I have been to gym, I have been to my fitness thing. I was into martial art before. मैं मार्शल आर्ट में रहा हूँ, कराटे में रहा हूँ, और वो कार्डियो हमेशा से मेरे अंडर रहा है, बचपन से रहा है। So उसने हेल्प की, एंड आई थिंक मसल मेमोरी थी जिसने आज मुझे उस तक पहुंचाई। और इतने टाइम में मैंने जो अपना रिडक्शन किया, अपनी फूड पे कंट्रोल किया, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, बट मैंने माना कि जो मैंने समझा कि हमारा जो खाना होना चाहिए ना, सूर्य उदय के साथ और सूर्य उदय के अस्त तक होना। जैसे अगर आप सुबह उठते हो, सूरज उगा, आप सबसे पहले एक सेब खाओ छोटा। अच्छा। और अगर आप देखिए, मैं कॉफी पीना पसंद करता हूँ। देखिए, किसी भी चीज नहीं होनी चाहिए, ये एडिक्शन नहीं कह सकते। आई विल से इट्स नॉट माय एडिक्शन, बट मैं ये कहूंगा कि हाँ, मैं ब्लैक कॉफी पीना प्रेफर करता हूँ। मैं ब्लैक कॉफी और एप्पल लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं अब जिम जाता हूँ, जिम करता हूँ, एंड प्रोटीन के नाम पे मैं सत्तू पीता हूँ। अच्छा। सत्तू इज अ नेचुरल थिंग। मैं सत्तू पीता हूँ, वो भी बिना नमक का, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है। चने वाला वो भी बना के प्रॉपर सत्तू पीता हूँ। दैट इज माय प्रोटीन सोर्स व्हिच आई टेक, और वो कंज्यूम करता हूँ। पूरा चेंज कर दिया। हाँ, मैं खुश हूँ। और ये चीज मेरे लिए ऐसा है कि आज मैं जो करता हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मॉर्निंग में मैं जिम से आया, मैंने सत्तू पिया, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया, वो भी बिल्कुल ऐसा खाना जो कि मेरे को कंप्लीट कर रहा है मेरे फूड चेन को। फिर मैं शाम को खाता हूँ सूर्य अस्त से पहले, मतलब 6:30 बजे। मैं टाइम देखता हूँ 6:15 या 6:20, जो भी सूर्य अस्त है। हाँ, अगर सूर्य अस्त 6:15 पे, तो उससे पहले मैं खाना खा लेता हूँ। तो मेरी बॉडी का क्या हुआ, साइकिल बन गया अब कि 6:15 पे खाना खा लिया, और उसके बाद पूरा टाइम कुछ नहीं खाऊंगा मैं। फिर मैं अगले दिन ही खाना खाऊंगा। मैं जो टोटल फूड कंज्यूम करता हूँ, मैं 2000 कैलोरी मान के चलते हैं। मैं उस 2000 कैलोरी के अंडर खाना खाता हूँ। मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं खा सब रहा हूँ, बट अब मैं क्लीन खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग क्लीन नाउ, एंड आई एम हैप्पी। मुझे खुशी है, एंड आई थिंक मुझे कोई एनर्जी से प्रॉब्लम नहीं। कार्ब्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की जरूरत आपको कब पड़ती है? डे में पड़ती है। डे में आप काम करते हो ना, मेहनत करते हो, जॉब करते हो, आपको डे में एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आप कार्ब्स लो। कार्ब्स आप 6:30 बजे के बाद मत लो। आप प्रोटीन ले सकते हो, आप प्रोटीन लो। प्रोटीन आपको आपकी वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा, आप फिट रहोगे। लेकिन एनर्जी इज कार्ब्स। सो कार्ब्स में आपको कार्ब्स जो लेने आपको डे में लेना है। तो आप ये सब भी लेते हो, पाउडर वगैरह? नहीं, आई एम टोटली इनटू सत्तू इज अ नेचुरल सोर्स। आई एम टेकिंग दैट। मैं बोलता हूँ गलत नहीं है प्रोटीन लेना। प्रोटीन आजकल बहुत तरीके, आप प्रोटीन कैसा ले रहे हैं डिपेंड ये करता है। प्रोटीन लेना गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन आप हर चीज का एक लिमिट होता है, आप लिमिट में हर चीज करिए। गलत है आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मैंने फिर से कहा कि जो नॉनवेज खा रहा है, मैं उनको मना नहीं करता, क्योंकि वो उनकी थॉट है उनका। देखिए, गलत है वो, बिल्कुल गलत है। आप जानवर, आपको जब चीजें मिली, अब मेरे लिए आई थिंक एक कंट्रोवर्सी बन सकती है राहुल भाई आपके पॉडकास्ट में कि वेजिटेरियन खाने वाले भी तो जिंदा चीजों को मार रहे हैं ना, वो भी तो जिंदगी को मार रहे हैं। ऐसे बोलते हैं, और ग्रंथों में भी लिखा है कि राजा महाराजा भी भाई जानवरों को मारते थे, शिकार करते थे, खाते थे। ऐसे बहुत लोग मिले मुझे। लेकिन इसमें ये चीज फर्क है, अगर आप मुर्गे को मार रहे हो और आप उसे जमीन में लगाओगे तो वो उगेगा नहीं उगेगा, वो नहीं उगेगा। अगर आप पौधे को काट रहे हो या कुछ भी, अगर आप उसको जमीन में लगा दोगे तो वो उगता है। एग्जैक्टली, उसमें फर्क है। मैं ये भी नहीं कहता। मैं देखिए, बात ये है कि लेकिन कोई कुछ भी खाए, हमें उससे कुछ वो जैसा भी मिले। हाँ, अगर आपके पास, मैं बोलता हूँ कि देखिए, हर खाना है, हमें नहीं रोकना चाहिए। ग्रंथों में ये बात लिखी है, बाइबल, कुरान, गीता उठाकर देख लीजिए, उसमें ये बात लिखी है
कि आपके लिए फूड सोर्सेस दुनिया में भगवान ने दे रखा है। अब जिस इंसान के पास चना दाल खरीदने के पैसे नहीं है वो तो जानवर खाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल खाएगा ना, क्योंकि भगवान ने उसको बोला है कि तुम खा सकते हो। लेकिन जब तुम्हारी वो समझदारी है कि तुम अर्न करके पैसा कमा के वो चना दाल और वो खा सकते हो, तो क्यों नहीं खाते हो? ये मेरी थॉट है, ठीक है, क्योंकि वो थॉट मेरी है कि मैं अगर मेरी थॉट है कि मुझे नहीं खाना जब तक मेरे पास ऐसी स्कैरसिटी नहीं आएगी कि मुझे खाना पड़े, तब तक आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा। मैं क्यों खाऊंगा? इवन मुझे खाना ही क्यों है? वो बहुत डिप्लोमेसी होती है कि हम तो वेजिटेरियन हैं, हम वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन, आपको पता है वेजिटेरियन भी तरीके के होते हैं। एक होता है वेगन वो होता है जो दूध नहीं पीता। जो क्योंकि अब देखिए लोग इस पे भी कंट्रोवर्सी करते हैं। कंट्रोवर्सी क्या, आप सोच के देखिए ना राहुल भाई, दूध क्या है? जानवर के, गाय के तो पेट के अंदर से निकल रहा है ना, तो जो पेट के अंदर से जो हाड़ मांस से होकर निकल के बाहर आ रहा है, तो क्या वो वेज है? मैं दूध के लिए नहीं बोलूंगा, मैं खुद छाछ पीता हूँ, तो आई विल नॉट कॉन्ट्रोवर्स। तो माँ का भी पीते हैं ना? हाँ पीते हैं ना। तो अब उसमें भी लोगों ने कहा नहीं ये वेगन नहीं है, आप एक काफ का, एक बछड़े के मुंह का दूध आप ले रहे हो, क्योंकि आजकल लोगों ने ना, ये तो मिल्क तो खैर जरूरी नहीं था, इंजेक्शन लगा के दूध निकाला। हमारे लिए मिल्क जरूरी नहीं था हमारे शरीर के लिए। किसने बोल दिया कि हमें मिल्क पीना चाहिए? ये सब कंपनीज की एक स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग मार्केटिंग बना के लोगों को आपको मिल्क पीना। मुझे बताइए कि पहाड़ों में जाकर मैगी खाना जरूरी है, ये 2 मिनट नूडल्स ने ये स्ट्रेटेजी है। फिर हमारे कल्चर में ये रहा है कि हम लोग किसानों के बच्चे हैं सारे, जो किसान आपके दादा परदादा कहीं ना कहीं तो किसान रहे होंगे, और किसानों के पास हमेशा गायें रही है। गाय, दूध और मक्खन, ये सब खाए लोग। यही आपका उस टाइम पे पता है चीजें नहीं थी ना, आपके पास रिसोर्स ऑप्शन नहीं था। आज ऑप्शन है, आप समझदार हो गए हो, आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या खाना है। मैं फिर कहूंगा कि जो नॉन वेज खा रहा है वो उसको चूज करने की पूरी आजादी है। आप नॉन वेज खाओ, मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आजादी है कि मुझे नहीं खाना है। देखो नॉन वेज तो पूरी दुनिया ही खा रही है कहीं ना कहीं। हर चीज, मुझे किसी ने बोला राहुल भाई कि तुम नहीं खा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है जाने अनजाने तुम कितने मच्छर खा जाते हो। ये एग्जैक्टली ट्रूथ है कि एवरेज इंसान आई थिंक कितने मच्छर मक्खी खा जाता है। इसलिए जैन मुंह पे वो लगा के रखते हैं अपना मास्क जो है, वो ये मानते हैं कि हम कीटाणु भी खा रहे हैं। कहाँ तक बचोगे? आप दही खा रहे हो, दही में भी आपको अगर आप कॉन्शियस होने पे आए ना किसी चीज के कि भाई डर रहे हो, तो ऐसे तो आप पूरी दुनिया ही खा रहे हो। ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। कुछ चीजें हैं कि हम इस दुनिया में, आप गूगल में जाएंगे ना, आप कहेंगे मेरे को ये दर्द हो रहा है, आपको गूगल ना 10 आंसर दे देगा, उसमें आपको कैंसर तक ले आएगा। आपको कहेगा आपको मैंने एक बार पेट दर्द सर्च कर लिया, मैंने कहा पेट में दर्द हो रहा है, फिर वो कैंसर तक ले आया था, वो स्टमक के कैंसर तक। मैंने कहा बंद करो उसको डॉक्टर। इसीलिए मैं मानता ये हूँ कि डिप्लोमेटिक आंसर इसका कोई आंसर नहीं है। जो खाना चाहे, जैसा रहना चाहे, उसको पूरी आजादी है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से हमें कैसा रहना है मैटर ये करता है। तो मेरा यही साइकिल है एंड आई एम रियली हैप्पी। मतलब मुझे ऐसा भी नहीं लगता, शायद मेरी शक्ल पे भी नहीं लग रहा हो कि मैं बहुत थका हुआ हूँ या मुझे थकावट फील हो रही है। अरे शाहिद कपूर को देख लो, इनको देख लो, बहुत सारे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स हैं। आपको वेजिटेरियंस मिलेंगे, आपको कैसे रहना है आपको लगेगा, जिस टाइम लगेगा ना आपकी बॉडी। देखिए कहा जाता है, ऐसा भी बोला जाता है कि एक वक्त आया, कोविड आया ना। कोविड क्यों आया मुझे बताइए, कहाँ से आया कोविड? लोगों ने बोला कि ये चाइना के किसी जानवर के खाने से आया है। राइट। हर एक चीज की बीमारी, स्वाइन फ्लू से लेकर इबोला वायरस तक जानवरों से आया। क्यों? सही बात। मुझे एक ऐसी देखिए होगी, लोग निकाल के दिखा देंगे शायद हमारी पॉडकास्ट सुनने के बाद कि भाई ये पौधे से आया बीमारी। हो सकता है आप पत्ता गोभी खाएंगे तो उसमें कीड़े निकलेंगे, लोग मर भी जाते हैं। आप साग खाते हैं उसमें निकलता है। देखिए जहां आपका मरना लिखना है वो लेकिन इससे किसी की पैंडेमिक आ जाए, एपिडेमिक आ जाए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ऐसा नहीं हुआ। कि कोई पूरी दुनिया खत्म होने को आ गई, नहीं हुआ ना। लेकिन आज कोई जानवर खाने के बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि उनको बीमारी हो सकती है। बीमारी हो, वो बीमारी फैली है। हाँ। बीमारी फैली है। आपको पता, आपको क्या लगता है ये कोविड है क्या? आने वाले टाइम में ऐसी कोई और बीमारी नहीं है? जैसे हम लोगों को एड्स हो जाते हैं, इनको तो इनको नहीं होते क्या एड्स वगैरह? आपको पता है कि हर एक टेस्टिंग जानवरों से क्यों की जाती है? अच्छा। हर एक मेकअप के आइटम्स का, मैं नहीं कहता सारे, इसलिए आजकल हर मेकअप प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स। अगर किसी मुर्गे को एड्स है, हमें कैसे पता लगेगा?
होता है नहीं होता ये तो मैं भी नहीं जानता। नहीं, कुछ तो बीमारी होगी ना, होती होगी, हमें नहीं पता। और वो हमारे अंदर आ गई तो आपने कभी सोचा कि कई चिकन बहुत सस्ते होते हैं? अच्छा, क्यों होते हैं? किसी को अरे हमें सस्ते में आता नहीं, मुझे भी नहीं पता, पर लोगों को मिलती है। बर्ड फ्लू के टाइम पे चिकन सस्ते हो जाते हैं। हाँ, बर्ड फ्लू फैल गया था। फ्लू आप सोचिए ना, फैला तो चिकन से ना, बर्ड से ना। जिंदा आप सोल खा रहे हो यार, आप आत्मा खा रहे हो, आप किसी की उसमें भी जिंदगी। लोगों ने क्यों इतना वो किया हुआ है कि मैं इंसान हूँ, आप इंसान हो, आपको मारना गलत नहीं है, क्योंकि आपको मारना गलत हो जाएगा क्योंकि आप इंसान हो। लेकिन क्या जानवरों में इंसान? मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था ये चीज कि क्योंकि ये लोग हैं कमजोर हमसे, हम क्या कर मतलब हमसे तो स्ट्रांग भी हैं ये लोग। कुछ जानवर जो हैं जैसे भैंस हो गई, खाते हैं लोग, अब देख लो, खाते हैं लोग, ये चीज है ना, लेकिन ये हमसे स्ट्रांग है। कैमल्स लेकिन हमारे दिमाग के जितना इनका दिमाग तो नहीं है। अब मैं ये अंटार्कटिका में बैठे हुए लोग खा रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ ठंड है, वहाँ वेजिटेरियन से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, भगवान ने ये लिखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो सर्वाइवल, मैंने आपको सर्वाइवल के लिए इस दुनिया में हर चीज छोड़ा। सर्वाइवल के लिए अगर मैं मर रहा हूँगा या कोई भी सरवाइव करना चाहेगा, मान लो आप कोई शिप में फंस गए तो आप किसी को भी मार के खाओगे। आप देखिए ना, ये सच्चाई आपको पता है। जर्मनी नाजीज क्या करते थे? नाजी लोग इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो ना सोने नहीं देते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ कॉफी पिलाते थे। इंसान को नींद आएगी, कॉफी पिला दी। अच्छा, और वो भी स्ट्रॉन्ग कॉफी, सोने नहीं देंगे। अच्छा। और इंसान को इतना पागल बना दिया उन्होंने कि इंसान ने एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर दिया, भूखा रखते थे। अच्छा। सिर्फ कॉफी। आप 3 दिन मत सोइए, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आप देखिए, इंसान कैनिबल तक बन सकता है अगर उसको भूख लगेगी तो। वो अपनों को भी खा सकता है। जानवर अपनों को खा जाते हैं यार, उनमें तो सेंसिबिलिटी जैसी चीज नहीं है। हम उनसे कुछ अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एक जानवर है, वो खुद कमा नहीं सकते तो कुछ तो खाएंगे। लेकिन हम इंसान के पास तो कमाने के भी साधन है, चीजों की भी साधन है, सारी चीजें फिर हम क्यों चूज करने की आजादी में हम धोखा खा जाते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ठीक है, जब आपको ऐसा वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि नाउ दिस इज आवर टाइम कि खाना है, तो उस टाइम पे आप ऑटोमेटिक खाओगे। लेकिन अभी आपको वो आजादी है, आप पौधे खाओ। पौधे नहीं खाने को बोल रहा, पर आप वो चीज खाओ जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। मेरे किसी खाने से किसी को प्रॉब्लम। तो हम पौधे थोड़ा ना खाते हैं, हम तो दालें खाते हैं, दाल खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, वो सब खाते हैं, कढ़ी बना के खा रहे हैं, कितनी चीजें। और अब ये अगर वो आपका पेट भर रहा है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ ना, तो मेरा मजाक उड़ता है। जैसे मेरे कुछ दोस्त कहते तुम यार क्या खाते होंगे, क्या खाते हो? बेचारा समझते हैं कि यार बेचारा। नहीं, मैं आप खाइए, सोयाबीन खाइए। कह रहा तुम तो हर चीज में पनीर डाल के खाते होंगे ना। पनीर खाइए। मैंने कहा तो तुम भी तो चिकन मतलब हमारे में ऐसे बहस चलती है, मैं तू भी तो तंदूरी चिकन खा रहा है, बिल्कुल तू भी तो। अच्छा राहुल भाई, मैं इस मीडियम के थ्रू एक और बात लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। चाप इज नॉट प्रोटीन। आप सोचेंगे ऐसा? चाप तो मैदा है, आपको भी पता है। बिल्कुल, चाप एक मैदा है। इधर फैक्ट्री है हमारे यहाँ पे, और इतने गंदे तरीके से बनती है। जो लोगों को लगता है कि चाप प्रोटीन है, चाप खाएंगे, ये खाएंगे। आई थिंक प्रोटीन बहुत चीजों में आप ढूंढने जाएंगे ना। चाप अगर सही मायने में बनाई जाए तो वो सोयाबीन की बननी चाहिए। सोयाबीन की बननी चाहिए। सोयाबीन को लोगों को पता ही नहीं है, लोग चाप खा रहे हैं, कहते हैं हम तो बॉडी। लेकिन ये मैदा है, सरासर मैदा है, पूरा मैदा है, पूरा का पूरा। इसमें मेरे हिसाब से तो सोया कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, वरना वो प्रोटीन होता। लेकिन ये और इतने गंदे तरीके से बनाते हैं, मच्छर मक्खी और ये सारी चीजें, और पैर तक लगा देते हैं। आपको यही तो आप कुलचा भी ऐसी बनता है, लेकिन लोगों को खाने का टेस्ट नहीं खराब करना। वरना मैंने देखा है, जहां मैं रहता था सामने कुलचे की फैक्ट्री थी। वो लोग क्या करते थे राहुल भाई, प्रॉपर पैर वैर पूरा धोते थे बकायदा। मैंने सामने देखा है, मैं जानता हूँ जिनकी फैक्ट्री है, रियल मेरे दोस्त है, मैंने सामने बनते देखा है। हाथ वाथ पूरा धोते हैं और प्रॉपर एक टब, एक पूरी सी टब होता था, टब बाल्टी जैसा लोहे का, उसमें रख के वो लोग चढ़ते थे और प्रॉपर बनाते थे। मतलब खाएंगे नहीं, इसलिए बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा हर चीज में आप मिक्सचर उठा लीजिए, भुजिया उठा लीजिए, हर चीज में है। मेरे हिसाब से लंबा हो गया पॉडकास्ट। कितने देर का हो गया? क्या? 1 घंटा 20 मिनट का हो गया ना। मतलब पता भी तो इसको रैप अप करते हैं, है ना रिट्स भाई? क्योंकि हम तो 4 घंटे भी कर सकते हैं। आई थिंक रिट्स भाई, हम तो 4 घंटे भी कर सकते हैं। आई थिंक हम बातें, अब आपने बुलाया अभी किसी को है जो सिर्फ बातें करता है, बातों में बातें निकाल सकता है। मजा आ रहा है कि मतलब बातें हम, आई थिंक इसमें बहुत एपिसोड्स भी बन सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं राहुल भाई, आप लोगों से पूछे कि वो बात किस पे करना है। तो आप ऑडियंस हमें बताइए कि आप किस बारे में, क्योंकि हम एक ये वाला जो पॉडकास्ट है, आरजे रिट्स वाला जो पॉडकास्ट है, इसका हम एक एपिसोड नहीं करने वाले, इसकी सीरीज निकालने वाले हैं। तो आप कमेंट करना, और कुछ बात अगर भाइयों को हमारी बुरी लगे तो वो भी आप कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात का जवाब देंगे। और अगर आप पॉडकास्ट पे आके बात करना चाहते हैं हमारे साथ इधर बैठ के, तो वो भी आप आ सकते हैं। राहुल भाई, एक बात मैं जरूर पॉडकास्ट के थ्रू करना चाहूंगा। दिवाली का समय है। अच्छा,
मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं। दिवाली के समय पे लोग कहते हैं, दिवाली के समय पे ही ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि पटाखे मत चलाओ। हाँ, पटाखे जलाओ, पटाखे जलाओ। मैं कहूंगा पटाखे जलाओ, सरकार ने बैन किया है, लेकिन पटाखे लिमिटेड जलाओ। अच्छा, बैन कर दिया है? हाँ, बैन कर दिया तो मत जलाना भाई। आप लिमिटेड जलाओ, ऐसा जलाओ कि जिससे किसी को हानिकारक ना हो और आपके समाज में पॉल्यूशन ना फैले। देखो, अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो फिर मत हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं, फिर हम नहीं प्रमोट कर रहे इसका एक, बिल्कुल हम प्रमोट नहीं कर रहे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पटाखे के पीछे एक धारणा है। लोगों के टाइम पे, पुराने टाइम पे ना, लोग कहते थे दिवाली पे 2 घंटे के लिए अलाउ कर रखा ना शायद, कुछ ऐसा है। पर आपको पता है कि पटाखे जलाए क्यों जाते हैं? लोग कहते थे कि राम जी की खुशी में जलाई जाती हैं, दीप जलाई जाती हैं। आज पटाखों ने उसका रूप ले लिया। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग मशाल जला के आकाश के ऊपर मशाल ऊपर रखते थे इस तरीके से। उसका रीजन ये होता था कि अब जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से, जो पूर्वज हैं, जो आत्माएं हैं, उनको रास्ता हेवन तक, स्वर्ग तक रास्ता दिखाने के लिए वो मशाल की दीपक, वो जोत जो होती थी, आग की जो रोशनी होती थी, वो उनको रास्ता दिखाती थी। और आज के जमाने में वो मशाल ने पटाखों का रूप ले लिया है। अच्छा। आप इसके बारे में पढ़िएगा। और ये है, इसलिए अपने पूर्वजों को, अपने साथियों को, जो शायद कोविड के समय में, या कुछ लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है, ऐसे आई थिंक आप लोगों की लाइफ में बहुत लोग होंगे जिनका समय पूरा नहीं हुआ, जो कहीं ना कहीं हो सकते हैं इस दुनिया में, उनको समय दिखाने, उनको दिखाने के लिए रास्ता। ठीक है, ये अंधविश्वास, विश्वास आप जो भी माने, लेकिन ये पुराने टाइम से चला जाता है। थोड़ी रोशनी आप फुलझड़ी के माध्यम से, कुछ माध्यम से दिखा सकते हैं, जिससे दिया जला के दिखाइए, लेकिन रोशनी जरूर क्या आप अपने रास्ते। आप ये देखिए ना, आपने सोचा है वो एक दीप चल के ऊपर जाता है, लोग वो जला के ऊपर ले जाते हैं। हर चीज का साइंस है, हमें पता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। हर चीज का साइंस है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है बेफालतू में। बिल्कुल, हर चीज में एक रीजन है, लॉजिक है, और पुराने समय से चला आया। देखिए, कहने को तो लोग अंधविश्वास भी बनाते हैं चीजों को, लेकिन हम, फिर से कहूंगा, हमारी चॉइस है। फिर से चॉइस पे आ गए ना, कि हमारे पास चॉइस है कि हमें, तो बहुत लंबी कन्वर्सेशन है, हमें क्या करना है, हमें वेजिटेरियन बनना है कि नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें स्ट्रेट बनना है, गे बनना है कि लेस्बियन बनना है। मैं लेस्बियन और गे वाला पार्ट बोला है, और उसके बाद हमें क्या बनना है वो हम डिसाइड करेंगे। ये आई थिंक चॉइस है हमारा, हर चीज का चॉइस है। आई थिंक चॉइस के साथ आया, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके पॉडकास्ट में आकर, एंड दिस वाज रियली एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड मैं यही कहता हूँ, आपने जो मुझे गाइड किया था बहुत सालों पहले, वो मैं आज कर पा रहा हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कहूंगा आपका नाम देवांश, मैं जहां जहां जाता हूँ राहुल भाई, अगर मैंने बोल दिया ना, चाहे कितने भी आर्टिस्ट हो, वो देवांश रिकॉर्डिंग स्टूडियो को जरूर जानते हैं। राहुल वर्मा का नाम आज हर जगह है। आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं, मुझे याद है, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को आपके थ्रू जानता हूँ। एलओसी, स्पंक, प्रशांत, जो आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले आपके एपिसोड में आए थे। और मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों को आपके थ्रू से जानता हूँ। आज वो कितना शाइन कर रहे हैं, आपका वो आशीर्वाद है, और वो आपकी वजह से जो आपने किया है, उन्होंने माना है, और आई थिंक आपका वो सपोर्ट रहा है हमेशा से। आपने हमेशा यही बोलता हूँ, आगे ही बढ़ना है भाई। आपने अपने आप को पीछे रह के उनको आगे किया, दैट वाज अ रियली वो लोग इतने अच्छे हैं, सारी चीज वो इधर रहकर सारी चीज उन्होंने करी, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, एंड छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने मुझे एक एक कागज दिखाए साइन होने से पहले, कहाँ पर वो लोग साइन हो रहे हैं, सारी चीज A to Z सारा उन्होंने बता के, और आज तक वो मुझसे बात करते हैं, डेली मुझे फोन करते हैं, सारी चीज। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जुड़े नहीं हुए साथ में, लेकिन नहीं, हम साथ में जुड़े हैं। आप हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और यही तो रिश्ता है जो कि मेरे हिसाब से लोगों को बना के रखता है। फिर से वो रहीमन धागा वाली बात, कि धागा है, धागा है, और ये बात रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, मत तोड़े चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। वो गांठ रहेगा, इसलिए कभी भी मत करिए, गलती से भी किसी का विश्वास मत तोड़ना, प्रैंक में भी मत तोड़ना। प्रैंक में भी अगर आप किसी का विश्वास तोड़ रहे ना, वो हमेशा प्रैंक में ही आपकी बात को लेंगे। एंड इसीलिए भाई शेर आ गया, और एक दिन सही में शेर आ जाता है। इसलिए विश्वास किसी का मत तोड़ना। जिंदगी में विश्वास ही है जो इंसान कमा के ले जाता है, विश्वास के साथ ही जिंदगी। और इस विश्वास के साथ थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली आप सभी को। दिवाली, शुभ दीपावली, शुभ दिवाली, और थैंक यू। बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।